ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स में एक बार फिर से शानदार तेज़ी का सेशन और निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। बैंक निफ्टी में फ्रेश ऑल टाइम हाई, मिड कैप्स में ऑल टाइम हाई। क्या हो आपकी क्लोजिंग रणनीति और छुट्टी से पहले खास तौर से फेड की बैठक से पहले, इन सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में बुल्स का जोश हाई, नए शिखर पर पहुंचा बैंक निफ्टी। साथ ही निफ्टी भी 100 पॉइंट के उछाल के साथ लाइफ टाइम हाई के काफी करीब। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकॉर्ड ऊंचाई। और अप्रैल की ऑटो बिक्री से पहले टॉप गियर में भागे ऑटो स्टॉक्स। 2% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। 5% की तेजी दिखा रहा है M&M। साथ ही TVS मोटर, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड में भी हमने देखी 2 से 3% की तेजी। चौथी तिमाही में एक्साइड के अच्छे नतीजे। स्टैंडअलोन मुनाफा 36% बढ़ा, मार्जिन में 2.5% का उछाल। कर्ज मुक्त हुई कंपनी, शेयर 5% से ज्यादा उछला। और नतीजों से पहले REC में भी तेजी का ही करंट। स्टॉक आज 7% भागा, बना वायदे का टॉप गेनर। पीछे PFC में भी दिखी रफ्तार। 6% की तेजी के साथ पावर ग्रिड में भी इजाफा आज। रिजल्ट के एक दिन बाद ट्रेंड में बढ़ा तेजी का ट्रेंड। शेयर करीब 5% उछला। वहीं कमजोर नतीजों के बाद 2.5% फिसले टाटा केमिकल्स और बिरला सॉफ्ट। और बुधवार को निफ्टी की 3 कंपनियां कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट के आएंगे नतीजे। साथ ही डाबर समेत वायदे के 3 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और हीटिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी JNK इंडिया ने निवेशकों को किया मालामाल। करीब 50% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। फिलहाल शेयर 70% ऊपर। ओके, चलिए फिर मार्केट की बात करेंगे। और शानदार सेक्टर मार्केट के लिए आज दिन में एक बार मार्केट ज़रूर थोड़ा सा स्टार्ट में कंसोलिडेशन के मोड में था। फिर ऑल टाइम हाई के हम काफ़ी करीब पहुंचे, करीब 6 पॉइंट दूर रह गए थे ऑल टाइम हाई से। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और अब एक बार फिर मार्केट ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। इसको हम एक नॉर्मल कंसोलिडेशन का एक फेज बोलेंगे। एक ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर और मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर। और आज एक और सत्र जहां पर ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही है, एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, तो निवेशकों की 5 उंगलियां घी में। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। जी हाँ अनुज, आज सोना चांदी सब मिल गया बाजार में, भले ही वहां पर करेक्शन देखने को मिली हो। कंसिडरिंग कल एक मिड वीक हॉलिडे है, ये जो तेजी का मोमेंटम है ये क्या कैरी करने लायक तेजी बनी है? क्या चांसेस हैं हम 22,775 पर आज देखें और फिर वो ट्रेड कैरी करने का मूड बनेगा? देखिए, मैं पता नहीं, मुझे एक फीलिंग आ रही है हर्षिता, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हम शायद थर्सडे या फ्राइडे को 23,000 भी देख लें निफ्टी पर। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम है और जिस तरीके की शॉर्ट पोजीशंस इस मार्केट में थी, ये शॉर्ट पोजीशंस ही आपका काम कर देंगी। और एक चीज़, अब ये मार्केट जिस तरीके से चल रहा है ना, ये कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। 22,775 पर ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस है और फिर 22,950, 23,000। मेरे ख्याल से बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ ये रहेगा कि आप आज ऑल टाइम हाई हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो आज ऑल टाइम हाई हिट भले ना करें, आप यहाँ पर बंद हो जाएं, मान लीजिए 22,750, 755 पर। फिर आपको थर्सडे को गैप अप मिले जिसमें एक्सपायरी हो, प्लस फेड का डिसीजन निकल चुका हो, तो फिर मार्केट ये सेकंड रेजिस्टेंस को भी निकाल देगा 22,950 से 23,000 का। और एक चीज़ मैं लोगों को बोल रहा हूँ, इस मार्केट में ना ये क्यूट ट्रेड मत लीजिएगा कि कॉल राइटिंग कर लिया आपने हायर लेवल पर कि इससे ऊपर क्या जाएगा मार्केट। ये मार्केट एक अलग मोमेंटम में है और मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कैरी करिए। एक स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर लीजिए, 22,600 पर ले आइए। सुबह हमने 22,450 की बात की थी, अब स्टॉप लॉस 22,600 का एडजस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन लॉन्ग रहना है इस मार्केट में, जहां पे भी आपको डिप मिले वहां पर लॉन्ग कर लीजिए। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, लॉन्ग रहें। 49,000 आपका स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से 50,000 बहुत जल्द बैंक निफ्टी पर हो सकता है। आज ही जिस तरीके से बैंक निफ्टी का भागा एकदम से, लास्ट के 5 मिनट का चार्ट देखिए बैंक निफ्टी में, पूरा एक्सपायरी मैजिक है।
इनफैक्ट टिक बाय टिक है क्या बैंक निफ्टी का? मेरे ख्याल से अभी जब मैं स्ट्रैटेजी भेजा था तो 49,500 पे थे हम, अभी हम एकदम से 49,845 पर आए और 50,000 तो मुझे लग रहा है आज ही आ जाएगा और 51,000 बहुत जल्द आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, जोरदार तेजी आज के दिन बाजार में देखने को मिली और आप कह सकते हैं चारों ओर तेजी और सिर्फ तेजी के ही सौदे बनते दिखाई दिए हैं। तो क्लियरली मोमेंटम है और 7-8 पॉइंट और हम शायद निफ्टी पर वो जादुई आंकड़ा छू लेंगे। 100%। आई थिंक वो बैंक निफ्टी वाला पॉइंट रह गया था जो मैं बोल रहा था कि ये टिक बाय टिक के चक्कर में 50,000 और 51,000 मेरे ख्याल से इस स्विंग का टारगेट आपका होना चाहिए 51,000। मैं कल ही एक चीज़ बोली थी कि 50 नहीं 51,000 शुभ नंबर लेके चल रहा था मैं। जैसे निफ्टी पर 2, 3, 4, 5, 6 है, बैंक निफ्टी पर 50,000, 51,000 बहुत जल्द। और किस तरीके से भागा ये बैंक निफ्टी लास्ट के 3-4 मिनटों में, ये देखिए क्या मोमेंटम आया है। आई थिंक 200 पॉइंट ऐड हुए हैं पिछले 5 मिनट में बैंक निफ्टी में। जी हाँ, तो यहाँ पर भी क्लियरली वो मोमेंटम अच्छा खासा तेजी वाला बन रहा है। नजरें रहेंगी इंडेक्स पर, लेकिन फटाफट से वो स्टॉक्स जिनकी बदौलत हम ये आसमान छू रहे हैं, ब्लू स्काई टेरिटरी में निफ्टी जाने की फिर तैयारी करता हुआ और निफ्टी बैंक वहीं पर पहुंचा है। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स में आपको कई ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी है। आज का पूरा दारोमदार तेजी का ऑटो कंपनियों ने अपने नाम किया है। आप देखिए M&M नियरली 5% के गेन्स, M&M के साथ हीरो मोटोकॉर्प में तगड़ा मूव देखने को मिला है। साथ ही पावर ग्रिड में एक अच्छा एक्शन, श्रीराम फाइनेंस में भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक कल की थोड़ी सी शांत ट्रेड के बाद। REC, PSC जैसे स्टॉक्स जोरदार खरीदारी, अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी। काफी दिनों बाद जुबिलेंट फूड को हमने ट्रेंडिंग काउंटर में लिया है। आज सुबह में ही इसकी चर्चा हुई थी, गाबा साहब ने बाय कॉल भी दिया 6% ऊपर और ट्रेंड के क्या कहने, यहाँ पर भी 3.5% तक का इजाफा साफ देखने को मिला है। ये भी स्टॉक न्यू हाईस पर ट्रेड करता हुआ। अब देखिए मुनाफा वसूली कहाँ हो रही है, तो आईटी में कुछ बैकफुट पर ट्रेड है। टेक महिंद्रा, HCL टेक में, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में 1% तक की गिरावट यहाँ पर बनती दिखाई दी है। वहीं आदित्य बिरला कैपिटल, बिरला सॉफ्ट और टाटा केमिकल्स, बिरला सॉफ्ट, टाटा केमिकल्स आपके नंबर्स पर और पीआई इंडस्ट्रीज में भी हम देख रहे हैं कुछ करेक्शन बनता दिखाई दिया है। कुल मिलाकर एक जोरदार तेजी का सत्र आपके लिए स्क्रीन पर साफ तौर से उभर कर आ रहा है। फटाफट से हमारे जानकारों को इंट्रोड्यूस करते हैं। किस चीज़ पर आज फोकस रहेगा वो सब आपके सामने पेश करेंगे और फिर अच्छा, इस बीच REC के नंबर्स आ रहे हैं अनुज, वो देख लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक आज का आउट परफॉर्मर और लगभग 34% ऊपर आई थिंक कंपनी ने मुनाफा डिलीवर किया है। बिल्कुल, आई थिंक 34% और NII भी 25% ऊपर है हर्षदा यहाँ पर। तो दोनों नंबर अच्छे खासे हैं और अगेन डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स और इवन PSU स्टॉक्स, क्या मोमेंटम है इन सब स्टॉक्स में। लेकिन मेरी नज़र तो बार बार हर्षदा बैंक निफ्टी पर ही जा रही है। मेरे ख्याल से 50,000 शायद आज ही हिट करने का मन है बैंक निफ्टी का। तो सुबह हमने एक 49,500 की कॉल देखी थी, एक बार याद होगा आपको, वो क्या सर्ज हुई थी, उसके बाद कोलैप्स भी हुई, लेकिन अब फिर वापस उसमें एक सर्ज आ रहा है। मोमेंटम बहुत शानदार। अच्छा, निफ्टी का हाई 22,773.4 आज का, 775.7 ऑल टाइम हाई है, 773.4 तक गए हम अभी 2 पॉइंट दूर रह गए थे ऑल टाइम हाई से बस। चलिए, तो लौटेंगे वहाँ पर, मेरे ख्याल में उधर तक गाड़ी आ जाएगी जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब 70, 71, 69 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए, हमारे जानकार एकदम तैयार हैं, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, लेकर आइएगा पूरा पैनल स्क्रीन पर। अमरीश बलीगा से ऑफकोर्स एक फंडामेंटल हम कॉल लेने वाले हैं, साथ ही रचना वैद, अमित सेठ, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान, ये सब हमारा साथ देने वाले हैं। 2:15 बजे टाटा केमिकल्स, भले ही कंपनी ने निराश ऑल टाइम हाई निफ्टी पर। और हर्षदा, एक चीज़ ना हमेशा बोलता हूँ कि पता नहीं, एक जैसे कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं लिखी होती हैं और कोई ऑल टाइम हाई मिस नहीं किया मैंने, और इस बार भी ऑल टाइम हाई बिल्कुल। और मैं जब छुट्टी पे था तब मैंने एक चीज़ रील बना के भेजी थी कि बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई हिट होगा। और आज पूरे दिन मार्केट ने देखिए एक टीज़ किया आपको कि ऑल टाइम हाई पर हम पहुंचेंगे और अब हमने ऑल टाइम हाई लगाया। और अब मैं एक चीज़ लोगों को बोल रहा हूँ ख़ास तौर से, क्योंकि अब जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादातर 20 से 35 साल की उम्र की ऑडियंस है। ऐसे कई नए ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको लगने लगे ना कि मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है या मार्केट में थोड़े करेक्शन आ रहे हैं, इस एक चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि हम इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में हैं और सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर
बुल मार्केट में बाय साइड पर ही बनेगा। मुझे याद है जब मैं जिस दिन छुट्टी से वापस आया था, जब वो इजराइल ईरान की वॉर के एस्केलेशन की बात हो रही थी, एक व्यू लिया था कि अब निफ्टी के ETF में पैसा लगाएं। उस दिन भी निफ्टी 300-400 पॉइंट गिरा था और मैंने खुद ने प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ उस अगले 2 दिन निफ्टी के ETF में पैसा डाला था। और ये मार्केट ना अब यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और वो 2, 3, 4, 5, 6 तो खैर एक और पड़ाव भी होगा, उसके बाद और भी पड़ाव आएंगे। और हो क्या रहा है इस मार्केट में, एक अच्छी चीज़ जो इस मार्केट में हो रही है कि ये मार्केट अब FII के सेलिंग से नहीं डरती, ये मार्केट अब वीक ग्लोबल की ओर से नहीं डरती, ये मार्केट अब मैं तो ये कहूँगा कि इवन कई बार डोमेस्टिकली अगर कोई ख़राब खबर आ जाए उस पर भी नहीं डरती है। इस मार्केट को अब एक सेंस आ गई है कि डोमेस्टिक पैसा जो है ना वो इस मार्केट को कैरी करेगा हर्षदा, और हमको और आगे तक लेके जाएगा। बेचने की जल्दी नहीं करनी है आपको, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, अपना पोर्टफोलियो चर्न करते रहें, बीच बीच में शफल करते रहें, वो ज़रूर करें, लेकिन इस मार्केट में 100% इन्वेस्टेड रहें। मैं तो एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने अगर आप स्पेशली अगर न्यू एज इन्वेस्टर नई अगर आपने नौकरी स्टार्ट करी है, आपकी सेविंग जितनी हो जाए 100% इक्विटी में डालें। मैं तो ये कहूँगा इस समय इंडियन मार्केट उस इतिहास की ऐसी बड़ी बुल मार्केट में। जी हाँ, बहुत ही तगड़ा मूव, एक तगड़ी रैली आपकी स्क्रीन पर, ऑल टाइम हाइस पर बाजार पूरी तरह से चमकता हुआ। निफ्टी की हम कर रहे हैं बात, 22,775 के ऊपर निकले हैं हम आज के सत्र में, और निफ्टी बैंक भी ज्यादा पीछे नहीं है, वहां पर भी आप देखिएगा 49,900 के लेवल्स के ऊपर कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया है। तो जोरदार तेजी, और इनफैक्ट मैं देख रही थी कंसिडरिंग लास्ट जो हमने वो 75 का लेवल देखा था वो 10 अप्रैल को देखा था, और 20 सत्र, और उसमें 20 ट्रेडिंग सत्र भी नहीं होंगे, 20 ट्रेडिंग सत्र भी नहीं है, और उसमें बीच में तो हम हर्षदा 21,700 पे गए थे। करेक्ट, जो लो था निफ्टी का मेरे ख्याल से 21,700 समथिंग था, तो वहां से एक अच्छा मूव, 1000 पॉइंट का मूव आ गया, 1000 पॉइंट का निफ्टी में मूव आ गया। और एक रमेश दमानी एक हमेशा एक चीज़ बोलते थे, बुल मार्केट्स क्लाइंब वॉल ऑफ वरीज। ये मार्केट में जैसे कहते हैं ना, वॉल्स ऑफ वरीज क्रॉस किए हैं। अच्छा, इसके कुछ साइंस मिल गए थे। कल का जो डेटा था उसमें जो FIIs की शॉर्ट कवरिंग हुई थी ना, मैं मतलब परसों का डेटा देख के बड़ा हैरान रह गया था, परसों मतलब फ्राइडे का डेटा देख के, कि इतने शॉर्ट्स आपने ऐड कर दिए ऐसी स्ट्रॉन्ग मार्केट में। और मैं एक चीज़ कहूँगा, सबसे ज़्यादा मुझे जो खुशी है ना, मुझे मेरी फ्राइडे आफ्टरनून वाली जो कॉल थी ना उसकी है। बाकी दिन ठीक है, फ्राइडे आफ्टरनून को मार्केट 22,420 पर बंद हुआ था, और 22,420 पर एक व्यू लिया था कि बस अब यहाँ पे मार्केट ने आपको 20 डेमा दिया है, यहाँ से मार्केट भागेगा। और एक और अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर कि अभी तो एक्सपायरी आनी बाकी है। मैं तो सोच रहा हूँ बचे हुए शॉर्ट्स का क्या होगा, और अगर बाई चांस आज और कल में US में रैली आ गई और अगर फेड ने इंडिकेट कर दिया कि कुछ रेट कट का साइकिल अगर शुरू होने वाला है वहाँ पर, तो जैसा मैं कह रहा था, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आपको 23,000 दिख जाए बहुत जल्दी। मतलब हो सकता है इसी हफ्ते दिख जाए, थर्सडे या फ्राइडे को, 2 में से एक दिन, क्योंकि अभी भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग बाकी है मार्केट। तो आज का ट्यूसडे एकदम मंगलमय है। कल ऑफ कोर्स हम एंजॉय करेंगे इस मूव को एक छुट्टी के साथ, लेकिन थर्सडे फ्राइडे एक्शन बरकरार रहने वाला है। अच्छा, हमारे जानकार जुड़ गए हैं तो उनसे सीधे बात करना शुरू करते हैं। गाबा जी, कांग्रेचुलेशंस, एक और सत्र, एक और ऊंचाई, इस समय का ताजा ट्रेड बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि मार्केट सेट न्यू हाई। कांग्रेचुलेशंस। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे, वो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऑल्सो ट्रेडिंग स्टॉक, वो है इंडसइंड बैंक। अब ट्रेड कर रहा है 1524 का, स्टॉप लगाना चाहिए 1505 का, ज्यादा नहीं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसका टारगेट मेरे ख्याल से नियर टर्म में 1550 का है, लेकिन जो मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसका टारगेट करीब 1650-1700 का है। तो मुझे तो लगता है लॉन्ग फुल है, और जो बहुत बढ़िया बेस बना है इंडसइंड का बैंक, नया मूव शुरू हुआ है इंडसइंड बैंक। बिल्कुल। अच्छा हर्षदा, एक और चीज़ है, मैं एक्चुअली कल हैरान था इंडसइंड बैंक का रिएक्शन देखकर, क्योंकि इसमें मार्केट में हो क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर या तो आप उसी दिन रिएक्ट करते हैं या फिर वरना एक दिन छोड़ के आप रिएक्ट करते हैं। आपको MCX याद होगा, और रिजल्ट वाले दिन स्टॉक गिर गया था, अगले दिन उसका डबल चला स्टॉक, ठीक है। आई थिंक सेम इंडसइंड बैंक के केस में हुआ है। कल ये जितना गिरा था उससे ज़्यादा आज ये चला, कल या परसों जितना गिरा था, ये देखिए, आई थिंक कल या परसों गिरा था शायद ये। अब देखिए इसने उस हाई को भी क्रॉस कर लिया, ठीक है ना। ICICI बैंक की हमने बात की थी कि क्या शानदार नंबर्स थे। आई थिंक आज के आपने अभी REC के नंबर्स देखे। ये जो मार्केट में रैली हो रही है ना, ये रैली अभी देखिए ICICI बैंक किस तरीके से भागा, और जहाँ पर भी डिप आ रही है ना कोई है जो एकदम से बाय करने को आ जाता है। और एक और बात मैं कह रहा हूँ, इस मार्केट में जो खास है ना, ये वाली जो रैली है ये प्योरली फंडामेंटल्स पर आ रही है। हम हमेशा एक रैली के लिए कहते हैं कि नहीं, लिक्विडिटी से आ गई रैली, इधर से आ गई उधर से आ गई। ये मार्केट जो है, ये मार्केट
प्योरली भाग रहा है फंडामेंटल्स के ऊपर, और ये आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा। इस मार्केट में आपको अगला अपॉर्चुनिटी पता कब मिलेगी? थर्ड फेज़ का जब चुनाव होगा ना, तब फिर यही सब बातें आने शुरू हो जाएंगी कि पैनिक हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम है, ये है वो है। वोटिंग परसेंटेज ना आप लोग समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। उसको लेके अगर मार्केट गिरता है ना, वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जून, मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ जून तक तो मार्केट के पास एक क्लीन प्ले अवेलेबल है, उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या करना है। जी हाँ, तो क्लियरली यहाँ से वो ट्रेंड सीधा तेजी का ही बन रहा है। अमरीश को भी जोड़ लेते हैं। अमरीश, आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू हाई। आप भी कहेंगे हर डिप पर मौका मिले तो तेजी ही करनी है? हाँ, क्योंकि अभी तो आई थिंक इट्स कंप्लीट ब्रेकआउट फ्रॉम द अर्लियर लेवल्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट करीब 23,500 तक इजीली जा सकता है बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो क्लियरली तेजी है, तो एनी सॉर्ट ऑफ डिप्स शुड बी बॉट इनटू। ओके, सॉर्ट ऑफ डिप शुड बी बॉट इनटू। चलिए अब कुछ कॉल्स और लेना शुरू करते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस तेजी में कहाँ ट्रेड ढूंढ रही हैं? जी, मैं गुड आफ्टरनून। मैं इस तेजी में इस वक्त HDFC बैंक को देख रही हूँ। HDFC बैंक लोअर लेवल से डेली चार्ट पे बहुत जल्दी ओवरहेड 200 पीरियड को टच करने के लिए जाना चाहिए, और मैं के फ्यूचर्स के हिसाब से इट्स 1524, तो बहुत ही जल्दी ये 1540 एंड 1560 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपका SL होना चाहिए 1510 पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड HDFC बैंक में तेजी का ट्रेड ले रहे हैं, तो 1510 का स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। आइदर वेज बाय करना है इस स्टॉक को। मानस, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, बंधन बैंक पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला है, तो अब शायद स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी टच कर सकता है। तो बंधन बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 186 के स्टॉप लॉस से 197 197 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 190 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 15 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट करिए। ओके, आप चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा PNB, लगभग 140 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। PSU बैंक्स में वैसे भी काफी स्ट्रेंथ रही है, और PNB का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आज इसमें एक फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखा है। वॉल्यूम जो आज के सत्र में हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम्स को क्रॉस कर चुका है, और पिछले 2-4 दिनों में यहाँ डिलीवरीज काफी अच्छी रही हैं। तो इट इज हेडेड फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश ऑल टाइम हाई। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 146 to 148 एंड स्टॉप लॉस विल बी 137। ओके, तो 140 के लिए मौका पंजाब नेशनल बैंक में तेजी की तरफ। ये भी स्टॉक 2.5% ऊपर आज के इस सर्ज में। जतिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा ट्रेड लॉरस लैब्स में बाय की तरफ होगा। एक दो वीक का एक कंसोलिडेशन या करेक्शन कंप्लीट करके एक नई रैली ऑन दी अपसाइड स्टार्ट कर रहा है, तो लॉरस लैब्स में बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेरा 440 का रहेगा और टारगेट 495 के रहेंगे। ओके, अमरीश, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कॉल क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज। मेरा पिक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। एक लीडर है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में विद 33% मार्केट शेयर। करीब 6,84,000 एजेंट्स है अक्रॉस द कंट्री, एंड दिस इज ग्रोइंग एट अबाउट 16% कैगर। 877 ब्रांचेस है, और इनका फोकस है टेक्नोलॉजी पे, because of which by premium value more than 65% of policies digitally issue होते हैं। 14,200 हॉस्पिटल्स हैं इनके नेटवर्क में, which gives cashless facilities, और बेस्ट इन क्लास OPEX to gross written premium ratio है, which is about 16.9%। इनके अर्निंग्स आज ही आए हैं और काफी अच्छे अर्निंग्स है। ग्रॉस रिटन प्रीमियम हैज इट्स अबाउट 500 crores Q4 में, which is compared to Q4 last year, करीब 18% का ग्रोथ है, और combined ratio is standing at about 92.8%. PAT has grown by about 40%. तो मुझे लगता है कि over the next 3 years profit CAGR होगा about 30 to 32%, और इससे मेरा expectation for FY26 का जो EPS है करीब 24 का है, और मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 720 का। मार्केट में हिस्टोरिक एविडेंस क्या रहा है? जियोपॉलिटिकल वरीज की वजह से जब भी मार्केट में करेक्शन आई, ऑब्वियसली उस समय आपको डर लगता है, लेकिन ये हमेशा एक खरीदारी का मौका। नई सीरीज लेकिन पुरानी कहानी,
और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक एडेज है ना, सेल इन मे एंड गो अवे, ये एक्चुअली उसका उल्टा काम करती है, इस बार उल्टा काम करेगी। बाय इन में, गो अवे तो खैर कोई नहीं करता मार्केट में, एंड सेट बेसिकली मई में बाय करें और बैठ जाएं, और कोई दिक्कत नहीं इस मार्केट में। मेरा मानना ये है कि हम मई सीरीज में वो 2, 3, 4, 5, 6 सेट करेंगे। हर गिरावट में आप खरीदें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स कैरी करें और ऐड करें। इस समय ये मार्केट, मैं अपना व्यू बहुत जल्दी ऐसे बदलने वाला नहीं हूँ, ये चलेगा मार्केट यहाँ से और अच्छा चलेगा। बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है मेरे ख्याल से कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फ्राइडे को हमने एक लीप ऑफ फेथ लिया था कि मार्केट डे लो पे बंद हुआ था, लेकिन आशीष को याद होगा एक व्यू ये गया था कि लॉन्ग कैरी करिए। आज जिन्होंने उस डिप को बाय कर लिया उनको तो बहुत सिंपल है, 100 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है। मेरा भी अभी भी यही है कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगेगा इस सीरीज में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इन बैंक निफ्टी में 51,000 का मूव ओपन हुआ है। जी हाँ, 51,000, फॉरगेट अबाउट 50,000। अब तो मेरा ये व्यू है कि मई सीरीज में हम सीधा 51,000 के दर्शन करेंगे बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर वो 2, 3, 4, 5, 6 बहुत जल्दी आएगा। ओके, अच्छा हर्षदा, ये ना मैं एक चीज़, क्यों हम थोड़ा सा इन चीज़ों को रिविजिट करते हैं, क्योंकि अगर आप इन बड़े मूव्स को पकड़ लें, फॉर एग्जांपल फ्राइडे वाला अगर आपने वो मूव पकड़ लिया, अब कहने को ठीक है सारे मूव्स आते हैं, लेकिन बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे 2 दिन में आपको बैंक निफ्टी ने 1800 पॉइंट दे दिए। 1800 पॉइंट क्या होते हैं बैंक निफ्टी? मतलब इमेजिन करिए कि अगर आपने 100 शेयर भी लिए हैं बैंक निफ्टी के, 100 शेयर भी लिए तो भी ऑलमोस्ट 1.8 लाख हो गया, ठीक है ना? तो मतलब एक छोटे से छोटा रिटेल भी बैंक निफ्टी के 100 शेयर तो लेगा। तो ये वो फेजेस होता है जिसमें मार्केट आपको छप्पर फाड़ के पैसा बना के देता है, ठीक है ना? ऑब्वियसली स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये देखिए, ये ऐसा लग नहीं रहा है इंडेक्स का चार्ट, ये स्टॉक का चार्ट लग रहा है जिस तरीके से ये आज भागा है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स, ये मार्केट का नियर टर्म का पीक बनेगा जिस दिन FIs नेट लॉन्ग हो जाएंगे। अगर FIs नेट लॉन्ग हो गए और अगर 55-60% पे लॉन्ग हो गए, तब मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि प्रॉफिट बुक कर लो। जब तक वो लोग शॉर्ट हैं, मेरा व्यू यही रहेगा कि अभी भी अपने लॉन्ग कैरी करिए। तो जब तक FI शॉर्ट है, अपनी तेजी की पोजीशंस आप बनाए रखें और डटे रहें इस ट्रेड में। अच्छा, क्रॉस द बोर्ड आज हम देख रहे हैं कई सारे तेजी के ट्रेड्स। फटाफट से मैं 1-2 स्टॉक्स आपके लिए स्क्रीन पर रखना चाहती हूं जो पिछले 12 सेशंस की हम बात कर रहे हैं। जो निफ्टी हाई पर आया है उसमें आप देखिए योगदान कितना इंपॉर्टेंट रहा है डीवीज लैब का। डीवीज लैब इस महीने करीब 16-17% ऊपर। हिंडाल्को में आज इस महीने पूरे 15% के गेंस देखने को मिले हैं। आयशा, एक्सिस, M&M, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पावर ग्रिड के साथ NTPC, ये इनफैक्ट टॉप 10 स्टॉक्स में इनकी गिनती होगी। इसमें आप भारतीय एयरटेल और श्रीराम फाइनेंस को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा गेंस वाले काउंटर्स यही रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, मार्केट पर हमारी नजरें रहेंगी, वो मोमेंटम कायम है। लेकिन अब बात करते हैं टाटा केमिकल्स की। टाटा केमिकल्स में चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं वहां पर थोड़ी सी कमजोरी जरूर बनती हुई दिखाई दी है। दिक्कत इस बात को भरकर आई कि कंपनी का जो इबिट्टा है वो लगभग आधा होता हुआ दिखाई दिया। एक इम्पेयरमेंट लॉस था, उसके चलते ओवरऑल कंपनी मुनाफे से लॉस में आई है। मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्जिन्स तो 900 बेसिस पॉइंट से ज्यादा करेक्ट हुए हैं। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है और इस समय हमारे साथ कंपनी के MD और CEO आर मुकुंदन है। मुकुंदन जी, सबसे पहले तो ये इम्पेयरमेंट लॉस अगर आप हमें समझा सके, यूके ऑपरेशंस में एग्जैक्टली क्या दिक्कत है? ये क्या एक वन ऑफ ही है या फिर आपको लग रहा है कि करंट यूरोप मार्केट की सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा इस तरफ के बिजनेस से? नमस्कार आदित्य। जो इम्पेयरमेंट जो लिया हम लोगों ने वो वन ऑफ है, नॉन कैश है, और ये जो वहाँ की एसेट है उसको हमने 0 राइट डाउन कर दिया। इससे कम तो हो नहीं सकता है। तो दिस इज टेकिंग इनटू अकाउंट the earning capacity of that unit, and we have taken a prudent approach to accounting, taking the non-cash impairment. All our other units, India, US, Kenya, they are in a very strong position in terms of having cost competitiveness and also supplying to one of the best markets. यूरोप में कमजोरी है और उसके तहत हम लोगों ने
ये निर्णय लिया कि उसको समझदारी से उसको राइट डाउन करें और बिजनेस को वहाँ संभलने तक ऐसे ही चलाएं उसको। मुकुंदन जी, गुड आफ्टरनून। ओके, वैसे प्राइसिंग भी थोड़ी वीक रही है, कोई साइंस है इम्प्रूवमेंट के यहाँ पर? क्या आगे जाते हुए क्वार्टरली अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट के साइंस है या ईयरली अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट के साइंस हैं क्या? Driver for us in the year is going to be volume, not pricing. So additional volume is coming on stream in India, and that will drive the revenues. In terms of the pricing itself, because of European problem, this is reflecting pricing everywhere in the world, and that will remain either range bound or under pressure as we see. The domestic pricing in India, domestic pricing in US as well as in the African markets is very stable and is holding steady. To us, the international markets also, they are at the near bottom. As the interest rates come down, as the European situation improves, which has been basically aggravated due to this unfortunate war वहाँ जो जंग से चली पड़ी है, उस वजह से उनका जो energy cost है, gas cost is almost 3 times what they normally pay. That has created stress, and that is what is leading to all the issues, which effectively means the Turkish materials landing in the rest of the part of the world. What they used to sell in Europe, they are now forced to sell everywhere else, which has created a bit of a supply issue and also created a pricing pressure. Okay. That has more or less stabilized now, and we believe that as the situation there improves and situation around the world, due to reduction in interest rate, which may come in few quarters, the situation will change for the better. मुकुंदन साहब, वो बात मैं समझ गया आपकी, तो फिर वॉल्यूम कैसे उसको कॉम्पनसेट करेंगे? क्योंकि अगर डिमांड वीक रहेगी तो प्राइसिंग वीक है, तो लेकिन वॉल्यूम्स आपने बोला कि उस पर आपका फोकस रहेगा, वो कैसे इंप्रूव होंगे? See, the volume in Indian market is continuing to grow, especially if you see this quarter and next quarter and coming few quarters. We are seeing very strong demand coming from chemical and detergent sector, and that will continue to grow. We also see continued demand growth despite the issues in lithium carbonate as well as the solar glass. So these markets continue to perform well, and our added capacity of 250,000 tons of soda ash is coming on stream in the month of May. And this month, in fact, I'm speaking to you from our factory side. And the salt also, we will have an added number of 70,000 of pharma salt coming in UK now. And the other normal grade of 130,000 ton in India will also come on stream this quarter itself. So salt, there is no issue at all in terms of market. And soda ash within India is actually continuing to grow at a good rate, 3 to 5% growth annually. So how much can the business improve by FY25, sir? अगर उसका एक अंदाजा दे सके, and where is the visibility? I mean, this pain जो यूरोप में इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये सेकेंड हाफ तक जारी रहेगा या फिर उसके बाद कुछ पिकअप आएगा? कुछ ऐसी विजिबिलिटी है इस समय, मुकुंदन जी? See, we have clear visibility up to 3 quarters, which means up to December end, we are fully contracted out. And the fresh contracts will be signed from January. And as far as we are concerned, the market prices are almost stable now, and there's a slight increase in the Chinese market, which we've seen. And we do believe that that will filter through, and hopefully by December, the situation in Europe improves. You would see also an uptick in the pricing around the world, and you would see the effect of that in the Q4 of this year. अच्छा, जब भी टाटा केमिकल्स की बात हुई है तो टाटा ग्रुप का जो पूरा ईवी फैसिलिटी में प्रोडक्ट सप्लाई की बात होती है, आपकी कंपनी को जोड़कर देखते हैं तो ईवी केमिकल्स पर से इसका योगदान कितना बढ़ता दिखाई देगा जैसे जैसे डिमांड और बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और वहां पर कैपेसिटी एक्सपैंड टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स करता हुआ दिखाई देगा? तो बैटरी कंपनी जो हमारी अग्रतास उन्होंने तो ऑफ कोर्स दे हैव ऑलरेडी मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गुजरात एज वेल एज इन यूके as their plans come forward, and if we win the contract with them, we will supply to them. So we are closely watching it and closely looking to them as one of our customers. और roughly कितना demand होगा and how much capacity do you have in hand to perhaps furnish that demand या आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी capacity? See, today also for the lithium carbonate market, we are already supplying. We are one of the large suppliers to all the lithium carbonate manufacturers in Chile and in Argentina. 1 ton of lithium carbonate needs 2 tons of soda ash, and we would continue to engage in this market.
And in terms of increasing our investment, I think that is not something which our balance sheet is strong, our cash flows are okay, so we'll continue to focus on prudent investment. जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको अगले साल के लिए बेस्ट विशेस। अमरीश, क्या व्यू रहेगा टाटा केमिकल्स पर? इस वीकनेस में खरीदारी की जाए या अभी के लिए अवॉइड किया जाए? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए अभी, क्योंकि जो भी कमेंट्री आई है अभी भी जो हम लोगों ने सुना है थोड़े बहुत डिफेंसिव थे, तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। मानस, टेक्निकली एक बड़ी रैली के बाद शार्प करेक्शन स्टॉक में। बिल्कुल शार्प करेक्शन है, और अब ध्यान रखिए 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1035 है, अगर वो ब्रेक हो गए तो आपको यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो कॉशियस रहना चाहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें और अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में 1034 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, तो थोड़ा सा संभल कर चले टाटा केमिकल्स में। ये है फिलहाल आपके लिए राय। एक स्टॉक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जुबिलेंट फूड। गावा साहब, इसकी चर्चा हम सुबह में कर रहे थे मार्केट खुलने के साथ ही, तभी आपने कॉल दिया था बाय साइड का। 467 पर है स्टॉक इस समय। मेरे ख्याल से ये जगह खरीदने की है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लगता है जो बेस बना हुआ है जुबिलेंट फूड का, ये बॉटम आउट हुआ। मैं इसको 3 दिन से स्टॉक कर रहा हूँ, आज कंफर्मेशन मिला है, ट्रेड कर रहा है 465। नियर टर्म टारगेट करीब 500 का है। एक बार 500 चला जाएगा तो इसमें स्ट्रक्चर में एक कंफर्मेशन आएगा ऑन हायर टाइम फ्रेम, फिर एक लगता है ये बॉटम आउट हो चुका। मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है, स्टॉक ले सकते हैं। टॉप थोड़ा डीप है, 450 का लगाइए और ट्रेड कीजिए लॉन्ग के लिए, और थोड़ा वक्त दीजिए, 1-2-3 हफ्ते दीजिए, अच्छा मुनाफा मिल सकता है जुबिलेंट फूड पर। अच्छा आशिता, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक स्टॉक देखिए आप, अगेन ये कुछ टेलटेल साइंस होते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। आप HDFC AMC का स्टॉक देखिए एक बार, और ये स्टॉक जो है इसका अगर आप 1 साल का चार्ट ले आए, ये आज का चार्ट है, 3.5% ऊपर ही है। अब मैं इसका आपको 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। ये देखिए, ये इसने ब्रेकआउट दिया था, आई थिंक ऑलमोस्ट इसी टाइम लास्ट ईयर ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से रुका नहीं। और ये क्या कंसिस्टेंट, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है ये जो चार्ट है, ये इस चार्ट को अगर आप सुपर इम्पोज कर देंगे SIP के जो इन्फ्लोज आ रहे हैं उसके ऊपर, तो सेम चार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये मार्केट कर क्या रहा है? ये मार्केट सिंपल एक कैलकुलेशन ले रहा है कि कहाँ पर अर्निंग्स आएंगी, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी। एंजल ब्रोकिंग हमने लगातार इसकी बात की है, ये बात भी हुई थी कि इसके QIP इन्वेस्टर्स को अच्छा मोटा खासा पैसा बनाने को मिलेगा। एंजल वन का चार्ट देखिए आप, 1 साल का चार्ट 128% ऊपर ये था, जो कि करेक्ट हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डिस्पाइट द करेक्शन, जो कल एक शार्प नॉक आया, इवन उसके बावजूद अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट देखिए 12 महीने का 433%। CDSL का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा, CDSL का चार्ट और देख लेते हैं इसके साथ साथ, उसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। CDSL 12 महीने में 113%। मोतीलाल ओसवाल एक और स्टॉक जो इसी स्पेस में है, इसका आप चार्ट देखिए 12 महीने का 295%। बेसिकली इस पूरी स्पेस में आपने कहीं पे भी दांव लगाया, आपका पैसा बन रहा है, ठीक है। ये अगेन एक चीज़ आपको बता रही है कि ये जो इस बार वाली जो मार्केट रैली है ना, वो हमारे व्यूअर्स की वजह से आई है। ये वो मतलब जो रोज़ सुबह सुबह उनको देखते हैं, दोपहर को मतलब हमें देखते हैं और बाकी भी जो चैनल्स उनको देखते हैं, लेकिन रिटेल की वजह से आई है। ये सारा का सारा पैसा रिटेल का है जो इस मार्केट को ड्राइव कर रहा है। मुझे इस मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, क्योंकि मैं 2003 से इस मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। 2003 से 8 की मार्केट बड़ी बुल मार्केट थी, लेकिन उसमें 30% की करेक्शन आती थी, जस्ट बिकॉज FIs डिसाइड करते थे कि अब हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है या हमें मार्केट बेचना है, मार्केट गिर जाता था क्योंकि डेप्थ ही नहीं होती थी उतनी। अब आप देखिए कितना FIs बेच रहे हैं, मतलब रोज़ 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग आती है, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद भी DIS के पास पैसा बचा ही होता है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर आपको अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्टॉक ले लीजिए, क्योंकि ये सारे चल चुके हैं काफ़ी, लेकिन यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर भी आपको। अब अमरीश, कुछ है क्या आपके रेडार पर आजकल मार्केट इंटरमीडियरीज में? मार्केट इंटरमीडिएट्स में इस लेवल पे इनफैक्ट आई एम नॉट बाइंग फ्रेश, जो भी है वो होल्ड कर रहा हूँ। इवन अ स्टॉक लाइक BSE आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, फ्रेश बाइंग इस समय ना हो, लेकिन डिप्स पर शायद ये स्टॉक्स आपको खरीदारी का मौका देंगे। लेकिन ये एक पूरा पॉकेट है जिसने अच्छी खासी स्ट्रेंथ डिपिक्ट की है। वो स्क्रीन पर आप जितनी आपकी भागीदारी, रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही होते हैं, उन स्टॉक्स में भी योगदान बढ़ता हुआ साफ दिखाई दिया है। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। REC के नंबर्स के बाद PFC में भी एक अच्छा खासा
पिकअप देखने को मिला है। जतिन, पीएफसी, क्या वो ट्रेड आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे 6% ऊपर? देखिए, पीएफसी का अगर जो मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े एक करेक्शन पे या तो डिप पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। मेरे को लगता है 6% ऑलरेडी चल गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल है। अगर जो डिप मिलता है अराउंड 430 425 के आसपास, जो अगर जो डिप मिलता है तो देन आई विल डेफिनेटली बी अ बायर। और अगर जो करंट लेवल्स पे किसको एंट्री लेनी है तो मेरे को उसको स्टॉप लॉस 415 का सजेस्ट करूंगा। ऊपर में मेरे को लगता है 460 और 468 का एक अपसाइड पोटेंशियल टारगेट बन रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथी तिमाही में कैनफिन होम्स के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और ब्याज से कमाई दोनों में अच्छी खासी बढ़त है। एनआईएम भी 8 तिमाही के यानी मार्जिन ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। एसेट क्वालिटी में भी सुधार है। हमारे साथ कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ सुरेश अय्यर जुड़े हैं। अय्यर सर, गुड आफ्टरनून। तो क्या अब ये माना जाए कि जो बीच में थोड़े से इश्यूज आए थे कैनफिन होम्स के, दे आर फुल्ली बिहाइंड यू नाउ, और क्या अभी कंपनी वापस उसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आ गई है जिसमें ये जानी जाती थी, जिसके लिए जानी जाती थी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो Q2 में जो प्रॉब्लम हुए थे वो Q2 और Q3 में हमने काफी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग किए हैं, जिसकी वजह से Q4 में हमारा फिर से वही पुराना 700 करोड़ का रन रेट पर मंथ का डिसबर्समेंट का आ गया है। एंड आगे जाके हमारी भी ऐसी ये है कि प्लानिंग है कि हम थोड़े ग्रोथ में पुश कर सकें और अबाउट 15% का AUM ग्रोथ का हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं फॉर FY25। ओके, और ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इस पर क्या आउटलुक है? कॉस्ट ऑफ फंड्स, इस पर क्या आउटलुक है आगे से, यहाँ से आगे? देखिए, एनआईएम जो है डेफिनेटली हमारे जो रेट हाइक जो हुए थे प्रीवियस ईयर एंड दिस ईयर, उसकी वजह से हमारे एनआईएम्स में काफी सुधार आया है। एंड आगे जाके एटलीस्ट 3.96 नहीं बट 3.5 प्लस तो हम डेफिनेटली एम करेंगे। एंड जो कि हमारे रीसेट जो क्लॉज है उसमें एवरी क्वार्टरली रीसेट है, तो हम जो भी इंटरेस्ट का डाउनफॉल भी आएगा वी विल बी पासिंग ऑन टू आवर कस्टमर्स। 3.5 प्लस का एनआईएम तो सस्टेनेबल है, दिख रहा है हमें। ओके, 3.5% के ऊपर का एनआईएम एकदम टिका रहेगा। दैट्स गुड टू हियर। एसेट क्वालिटी आपकी काफी स्टेबल रही है, लेकिन क्या कुछ रूम है इसे और बेहतर करने का FY25 में? देखिए, लास्ट ईयर दैट इज FY24 में हमारे रिस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो जो था 600 प्लस करोड़ का, वो पूरा निकल के आया है, जिसकी वजह से FY24 में काफी ग्रॉस एनपीए में इंक्रीज हुआ था। सो आगे जाके डेफिनेटली ये जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक है उसमें जो एनपीए है उसके सरफेसी एक्शंस और लीगल एक्शंस जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट दिख सकता है। एंड हमारी ये इच्छा है कि अराउंड 0.81% या 0.82% का ग्रॉस एनपीए है, आगे जाके 0.75 तक कर सके अगर FY25 में। क्या मुझे एक अंदाजा दे सकेंगे, जो आपके डिस्बर्समेंट्स में पिकअप देखने को मिला है, किस टिकट साइज के लोन्स इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में हैं और वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा FY25 के लिए? देखिए, लास्ट ईयर हमारे ये एंडेवर रहा कि हम 20 लाख प्लस के सेगमेंट में जो है, जो एवरेज 2 BHK इन द मिड साइज सेगमेंट में जो है उसमें हम फोकस कर रहे थे। तो आगे जाके भी हमारा फोकस ये 20 लाख प्लस के सेगमेंट में रहेगा। और FY24 में 20 to 30 लाख एंड 30 लाख प्लस सेगमेंट में ऑलमोस्ट 2 to 3% का हमको दोनों सेगमेंट में इंप्रूवमेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ द डिसबर्समेंट। मेरा आखिरी सवाल सर आपके AUMs पर रहेगा। इस क्वार्टर में दे आर नियरली अराउंड 11%, लेकिन Q1 of FY24 you started at 18% and you've come down to 11%. अब 25 में AUM में क्या स्थिरता देखने को मिलेगी, या फिर स्कोप है कि ये फिर से 18 और जो FY23 में आपने शायद 20% के ऊपर का AUM दिखाया था उस रेंज में भी आप जा सकते हैं? देखिए, इस साल में इवन तो हमारे डिसबर्समेंट्स काफी स्ट्रांग रहेंगे, बट फिर भी AUM का ग्रोथ थोड़ा लैग रहता है, तो इसकी वजह से जो अभी 11% रहा है इस साल में, वो इन द कमिंग ईयर FY25 में 15% तक हो सकता है। एंड आगे जाके इसी तरह अगर ग्रोथ सस्टेन रहेंगे एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ हाउसिंग लोन्स, तो डेफिनेटली वी कैन लुक एट, बट इन द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में FY25 में 15% का हमारा टारगेट है। ओके, ये साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये बात हुई कैनफिन होम्स की। अमरीश, कोई व्यू इस पर? एक समय था जिस मार्केट काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखता था इस पर, फिर वो 1-2 केसेस हुए, थोड़ा सा डी रेटिंग हुई, अब क्या फ्रेश व्यू बनेगा यहाँ पर?
काफी नेगेटिव न्यूज आया था, तो इसके कारण स्टॉक करेक्ट किया था, अंडर परफॉर्म भी किया है, बट नाउ मुझे लगता है कि इट सीम्स टू बी ऑन ट्रैक। हाउसिंग सेक्टर भी बूम कर रहा है, सो क्लियरली मार्केट अच्छा है इनके लिए। तो आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट दीज लेवल्स, स्पेशली आफ्टर द सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स। ओके, शायद खरीदारी का मौका, और स्टॉक आज करीब 2-2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इस बीच आईओसी के नंबर्स, मुनाफा घटा है 8,000 करोड़ से घटकर दरअसल ये आंकड़ा आ रहा है करीब 4,000 कुछ करोड़ पर। वो नंबर है 4,838 करोड़ के आसपास। 40% का डिक्लाइन क्लियरली मुनाफे में कंपनी इस समय दिखाती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कुछ और डिटेल आएंगे। ये एक स्टॉक रहा है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आय मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ के आसपास की इनकी रहनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में एक नॉक आता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है आईओसी में। इसमें एक चीज़ है, इसमें हो सकता है कि अभी जो करंट क्वार्टर है ना, इसके नंबर्स भी वीक आएंगे, क्योंकि 2 रुपये का प्राइस कट हुआ, प्लस अब 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट हैं, तो अप्रैल से लेकर जून तक का पीरियड है जिसमें इनकी अर्निंग्स थोड़ी सबड्यूड ही रहने वाली है। ये आपको मौका देगा अब अगले 2 महीने में, जो अगले 1 या 1.5 महीने में, अगले 1-1.5 महीने में अब इस वीकनेस को यूज़ करिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। बास्केट अप्रोच बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछेगा। HP, BP, IOC, देखिए 7 रुपये का डिविडेंड दिया है इन्होंने, तो डिविडेंड तो आने वाला है यहाँ से सबसे अच्छा खासा, ठीक है, तो वो तो हमेशा एक ही रहेगा। अगले 1.5 महीने में मैं अब आपको अभी बता रहा हूँ, फिर क्योंकि बाद में ये लोग कहेंगे कि मिस हो गया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अगले 1.5 महीने में इसमें बास्केट अप्रोच की तरह काम करिएगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इलेक्शन के 2 से 3 महीने के अंदर ये तीनों स्टॉक्स IOC, HPCL, BPCL वापस अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाएंगे। एक साइकिल होती है इन स्टॉक्स की, इलेक्शन के टाइम पे हर बार प्ले आउट होती है, इस बार भी प्ले आउट हो रही है। इनफैक्ट कल तक भी अच्छा खासा रुझान था, आज थोड़ा सा करेक्शन और नंबर्स पर वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अमित, चार्ट्स पर क्या आपके लिए प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा IOC, HP या BP में? जी मैम, तीनों ही चार्ट्स काफी बेटर है। आज के सत्र में थोड़ा सा ये रेस्ट मोड में है और कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखें तो मुझे सबसे बेटर चार्ट HPCL का लगता है, बिकॉज इसने अभी भी अपना ब्रेकआउट लेवल मेंटेन किया हुआ है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। तो अगर तीनों को कंपेयर करें तो HPCL इज द बेस्ट चार्ट, करंटली 503 पे ट्रेड कर रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक इट विल मूव अप टुवर्ड्स 520, 525। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 490 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगा ट्रेड्स रेडी रखिएगा। मानस आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, रचना जी FNO सुपरस्टार के लिए आप तैयार रहिएगा। श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ही देर में, उनसे चार्ट का चमत्कार लेंगे, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं शो में वो, और मिड कैप फंडा के लिए अमरीश हैं। आप सबके पास आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ पर नज़र रख लेते हैं। कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आने शुरू होंगे। यतिन से जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर मोमेंटम और कहाँ पर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। यतिन, तो अप्रैल महीने के ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपेक्ट कीजिएगा सिंगल डिजिट ग्रोथ हो, कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे अप्रैल के महीने में, क्योंकि एक लीन पीरियड होता है। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का सवाल है, शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से, जहां लगभग 6% की बिक्री ग्रोथ का अनुमान आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और ये टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 9% की ग्रोथ। मारुति सुजुकी की बात करें तो CNG किट्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है, तो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में। और इस महीने की बात करें अप्रैल महीने की, तो यहाँ आपको दिखेगा लगभग 8% का बिक्री में ग्रोथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आप देखेंगे XUV 500 और नए मॉडल्स अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ भी बड़े बेस के बावजूद 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ट्रैक्टर सेल्स, इलेक्शन सीजन है और कोई पर्टिकुलर वार त्यौहार नहीं है, तो लगभग फ्लैट ग्रोथ आपको यहाँ ट्रैक्टर्स बिक्री में आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो की बात करें, और इस टाइम 2 व्हीलर सेल्स बहुत ही बढ़िया पिकअप होगी। नवरात्रा और अगर हम मैरिज सीजन की बात करें, इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा 2 व्हीलर्स को। बजाज ऑटो में एक्सपेक्ट कीजिए 10% की बिक्री का मोमेंटम। आइशर मोटर्स लगभग 15% बिक्री बढ़ने का अनुमान है, और हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर यहाँ 20 से 25% की अच्छी ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ेगी। पिछले साल का बेस भी छोटा है, और इस टाइम जो मैं कह रहा हूँ कि मैरिज सीजन की वजह से पूरे के पूरे 2 व्हीलर पैक को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, तो ये ऑटो स्टॉक्स सारे रफ्तार में भागते हुए। इनफैक्ट एक स्टॉक जिस पर हमारी नजरें सुबह से ही है, M&M स्क्रीन पर रखिएगा। M&M की बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे उसका एक उल्लेख ऑफ कोर्स यतिन कर भी रहे थे, वो डेटा पॉइंट्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन इनका ये रीसेंट क्या, कल वाला लॉन्च, एकदम नया ताज़ा लॉन्च XUV 3XO
गाबा जी एक तो चार्ट निकाल के देखिए कहाँ ले जाएगा ये लॉन्च इस स्टॉक को। और अमरीश आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, कंसिडरिंग नोमरा की रिपोर्ट कहती है कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट में इस लॉन्च के बाद इनकी सेल्स डबल होने की क्षमता है। अब तक इस साल ईयर टू डेट स्टॉक आई थिंक 25-26% भाग चुका है। अब यहां से एकदम फ्रेश रिकॉर्ड हाईस पर भी खरीदेंगे क्या आप? इनफैक्ट ये शायद एक ट्रिगर हो सकता है फॉर महिंद्रा टू इनफैक्ट मूव अप सम मोर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ले सकते हैं पॉसिबल अपसाइड ऑफ either 8 to 10%। तो 10% का अपसाइड यहाँ पर अमरीश कह रहे हैं देखने को मिलेगा। अच्छा गाबा जी, अब थार को एक कॉम्पैक्ट एसयूवी टक्कर तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश जरूर कर सकती है। बताइए चार्ट को कहाँ ले जाएगी XUV 3XO? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कार है, मैंने बहुत ही अच्छा शेप है, अच्छा लगता है, ब्रीजा को तो टक्कर दे ही देगी। स्टॉक जो मुझे पसंद है, अब 2000 का ये बेस बन चुका है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है बाइंग का मौका है। ट्रेड करा है 2159। मुझे लगता है इसमें जब तक डूप्स मिली है 1200 से जो भी डिस्क मिली है सब एब्जॉर्ब हुई है। अगर कल भी पिछले हफ्ते एक डिप देखी हमने, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप स्टॉक 2100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कहां तक जाएगा ऊपर कहना मुश्किल है। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 2500 का होना चाहिए, लेकिन उससे वक्त लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा, लेकिन यस अपसाइड इज ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा, बाय एट एवरी डिप्स। ओके, बाय एट एवरी डिप गाबा साहब कह रहे हैं और अमरीश भी कह रहे हैं यहाँ से 10% और भागने की पूरी क्षमता तो ये स्टॉक रखता है ही। मानस, बाकी ऑटो कंपनियों में सुबह में हमारी चर्चा आयशर को लेकर हुई थी, उसी के साथ रहेंगे या फिर कुछ और भी मिला है आपको ड्यूरिंग द डे? देखिए दूसरा स्टॉक अशोक लेलैंड है, जहां पर अगर आप देखें तो काफी समय के बाद हम इस तरह की स्ट्रेंथ देख रहे हैं। पिछले 2 या 3 दिनों में जिस तरह के वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने 190 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, उसको देख के लग रहा है कि शायद ये रैली यहाँ पर नहीं, कम से कम 210 तक के लेवल्स को जरूर दिखा सकती है। तो अगर एक पोजिशन ट्रेड लिया जाए तो आई थिंक 184 के स्टॉप लॉस से अशोक लेलैंड में खरीदारी करिए 210 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। 210 का टारगेट अशोक लेलैंड पर, तो सीवी पर भी एक व्यू आ गया। रचना जी, ये ट्रैक्टर साइड पर एस्कॉर्ट्स फिर से थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहा है और उम्मीद तो यही है कि यहाँ से अब थोड़ी सी ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। 2.5% की तेजी में क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे आप? जी, जहां तक एस्कॉर्ट्स की बात है वो काफी दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट 4-5 हफ्ते से उसकी कैंडल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रीन है, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना थोड़ा मुश्किल होगा। नेवरदलेस जो लोग ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें उनको अपना एसएल ट्रेल करके 3300 के करीब रख के पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। निकलने का कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, खाली फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्क्यूड है अगेंस्ट देम। अमरीश, इनफैक्ट एक और सवाल बाकी टू व्हीलर साइड पर, जहां पर हमने ज्यादा पिकअप नहीं देखा था अब तक एटलीस्ट। कल हम बात कर रहे थे श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा कि Q4 में उन्होंने नोटिस किया है कि टू व्हीलर लोन्स में पिकअप देखने को मिला है। दैट इज अ गुड साइन। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि सेकंड हैंड सीवी और सेकंड हैंड ट्रैक्टर लोन्स में भी पिकअप है। तो टू व्हीलर साइड पर क्या मौका है इन स्टॉक्स में पोजीशन लेना शुरू करने का? Yeah, surely I think two-wheeler side में अगर stock like Hero MotoCorp, I think this can be bought क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी अच्छा upside दिख रहा है, and especially with the monsoons, hopefully should be better than average. तो उससे I think we will clearly see for the next at least 3 to 4 quarters काफी अच्छा demand रहेगा for two-wheelers and especially for Hero. तो इस लेवल पे भी मैं बोलूँगा लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड कैन बी लेवल्स ऑफ अबाउट 5100 to 5200। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस जैसे ट्रेड्स में रहेगी। अच्छा, श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, आफ्टरनून, सॉरी थोड़ा सा लेट आ रही हूँ आपके पास। बाय द वे, चार का चौका के लिए आपको अलग ट्रेड देना है, चार्ट का चमत्कार वाला। रचना जी एफनो सुपरस्टार देंगे, मानस देंगे सस्ता ऑप्शन, लेकिन उससे पहले इस पूरे ट्रेंड में और स्पेशली टू व्हीलर साइड पर कुछ आपको पसंद आ रहा है या फिर ऑटो में? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर टू व्हीलर साइड में अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक को अगर देखना है या ओवरऑल ऑटो स्पेस में से देखना है, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स, ये स्टॉक अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एक काफी अच्छा ट्रायंगल कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना रहा है और बेस्ड ऑन फॉर्मेशन मुझे लगता है कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी 1060-1065 के लेवल्स को ये क्रॉस कर सकता है।
तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को मुझे लगता है कि लॉन्ग करके चलना चाहिए। करंट लेवल से कुछ 1014 1015 के कोई करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हम पोजीशंस को ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे 990 रुपए का, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बनाए, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टॉक अपने 1100 के लेवल्स के करीब जा सकता है। बताइए, कब आपने सोचा था कि टाटा मोटर्स 1100 हो जाएगा और M&M 2100 के ऊपर निकलेगा, लेकिन वो हुआ है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और मोमेंटम आगे बस और बढ़ने ही वाला है जिस तरह की तेजी बनी है। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस, सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए PFC पे ही खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो कम से कम 480 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो 450 वाला कॉल ऑप्शन है, 17 रुपए 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। 30 का टारगेट रहेगा, 450 वाला कॉल लेना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें आज अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वायदे के टॉप 2 गेनर्स में ये शामिल है। अगला ट्रेड रचना जी, FNO सुपरस्टार। जी, FNO सुपरस्टार के लिए मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा, दैट विल बी इन IOC के फ्यूचर्स। रिजल्ट बेस्ड मूव जो है वो अभी तक थमा नहीं है और यहाँ पे और गिरावट के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़े जा रहा है। तो 170 पे अगर इसको हम शॉर्ट करते हैं विद स्टॉप लॉस अबाउ 172.5, तो डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 165 और उसके बाद 163। ओके, तो ये आपके लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड 163 तक कम से कम फिसल सकता है। नंबर्स के बाद कुछ प्रेशर आया है इस ट्रेड में। श्रीकांत जी बताइए, चार्ट का चमत्कार क्या कह रहा है? बिल्कुल, तो अगर चार्ट के चमत्कार के लिए अगर कोई स्टॉक को देखना है तो मुझे लगता है कि फेडरल बैंक, इसके जो फॉर्मेशंस बने हैं वो चमत्कार दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है। पिछले 11-12 हफ्तों का कंसोलिडेशन था, उसे अभी स्टॉक ने क्रॉस किया है और बुलिश अपवर्ड साइड पे वो क्रॉस हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक कम से कम 180 से लेकर 185 के लेवल्स भी दिखा सकता है। करंट लेवल्स 163, 162 इन लेवल्स के करीब इसे खरीदे। स्टॉप लॉस रखे एट 159, तो 159 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट्स नजर आते हैं 180 से लेकर 185 के। 180, 185 के लिए फेडरल बैंक में एक मौका तेजी का। अच्छा, आज सुबह में ही फेडरल बैंक हम मेंशन कर रहे थे, स्पॉटलाइट ट्रेड में अनुज के रेडार पर आ रहा था, और अब श्रीकांत भी कह रहे हैं मौका एक अच्छी खासी खरीदारी का बन रहा है। अमरीश बताइए, मिड कैप फंडा। मिड कैप फंडा है इजी ट्रिप प्लानर्स। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है विद मोर देन 2 करोड़ कस्टमर्स। फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यूज का कैगर है करीब 47% इन द लास्ट 3 इयर्स और एबिटा मार्जिन्स करीब 39% प्लस है। उनका बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल है। 61,000 एजेंट्स हैं उनके साथ। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया इन्होंने विद सब्सिडियरीज इन UAE, सिंगापुर, UK, फिलीपींस एंड USA। रिसेंटली फर्स्ट ऑफलाइन फ्रेंचाइजी स्टोर उन्होंने खोला है पुणे में। रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्टेड है 30% और एबिटा कैगर एक्सपेक्टेड है 24% ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। FY26 का जो मेरा अनुमान है EPS का करीब 1.75 का है और इससे मेरा जो टारगेट बनता है करीब 62 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, इजी ट्रिप 62 के टारगेट के लिए। अमरीश, इसकी सेवाएं भी यूज की हैं क्या आपने? कुछ समर वेकेशन का प्लान बनाया है रिसेंटली? रिसेंटली मैं जाके आया भी हूँ एंड आई नॉर्मली यूज इजी ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे जो फेयर्स मिलते हैं काफी अच्छे मिलते हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक इट्स वन ऑफ द USPs। ओके, तो चैनल चेक करके अमरीश बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक भी चलना चाहिए। 62 का टारगेट इनका। अच्छा, इस बीच एक अपडेट भेल के लिए आ रहा था कि रेलवे सिग्नलिंग कारोबार के लिए एक जर्मनी कंपनी है, हीमा नाम की, HIMA, उसके साथ करार किया है। अब इसके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये मूव शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 282, 283 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वो भेल वाली खबर एक बार फिर फ्लैश कीजिएगा प्लीज, टिकर टीम से दरख्वास्त है। अमित, ट्रेड लेंगे आप? जी मैम, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टॉक काफी चल चुका है और अपने 10-day मूविंग एवरेजेस से थोड़ा काफी दूर है, तो एक्सटेंडेड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर किसी की पोजीशन है तो 277 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जिस हिसाब से मोमेंटम है 290, 295 पॉसिबल है।
चार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए, लेकिन अगर कोई डिप आता है तो फ्रेश पोजीशन तभी बनानी चाहिए। ओके, तो फ्रेश पोजीशंस डिप में बनाएंगे। एक बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। भेल बेसिकली लोकोमोटिव्स यानी कि इंजन्स, इलेक्ट्रिक्स एक्सेट्रा सप्लाई करती आई है इंडियन रेलवेज को। अब हीमा के साथ जो करार इन्होंने किया है वो इनकी ऑफरिंग्स और भी बेहतर होंगी, तो सिग्नलिंग सिस्टम्स भी दरअसल अब भेल सप्लाई कर पाएगी। इस करार के बाद करीब 2% तक का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का मूव आपकी स्क्रीन पर। एक्साइड हमने डिस्कस नहीं किया, इनफैक्ट वो आज आया नतीजा था, स्टॉक 3.5% ऊपर है। मानस, इसका चार्ट चेक दीजिए, बताइए क्या किया जाए आज के मूव के बाद, नंबर्स के बाद हाथों हाथ लिया है ट्रेड को। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। पिछले 10 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन ये 10 दिनों से एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऊपर की तरफ 480 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को जल्द मिल जाएगा और शायद 510 और उसके ऊपर 530 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा 454 के स्टॉप लॉस के साथ। ये एक्साइड में वैसे ही पहले पंख लगे थे, अब और तेजी बनती दिखाई देगी। अमरीश, पूरे ऑटो प्ले में क्या एक्साइड में भी एक पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स में मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट बढ़े। आप देखिए ऑटोमोटिव डिवीजन की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, कंपनी ने कहा। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिवीजन में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। ये सारी चीजें हैं जो शायद स्टॉक में और जान भर रही हैं। ये जो न्यूज़ आई है काफी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी कारण हम लोगों ने देखा है कि द स्टॉक हैज परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, स्पेशली लास्ट 1.5 महीने में, क्योंकि मेरा जो रिकमेंडेशन था इट वाज एट अबाउट लेवल्स ऑफ 130 140, तो वहां से काफी अच्छा मुझे रन मिला है। तो इस लेवल पे मैं फ्रेश लूंगा नहीं, बट आई पॉसिबली होल्ड ऑन टू द पोजीशन। मैंने थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक किया है, बट रेस्ट ऑफ द पोजीशन आई होल्ड ऑन, क्योंकि यहाँ से सिमिलर रन एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे मुश्किल लगता है। शायद इस लेवल पे कंसोलिडेट करे बिटवीन पॉसिबली 450 टू 510 520 लेवल्स, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मूव कब आए। ओके, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद शायद स्टॉक में तेजी, लेकिन इस मूव में 510 तक जाने की क्षमता रखता है और ट्रेडर्स के लिए शायद एक मौका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डिप पर खरीदना चाहिए ये काउंटर। चलिए अब सुमित के पास चलते हैं। कुछ चंद कंपनियां जिनके नंबर्स आने वाले हैं। इनफैक्ट बुधवार को निफ्टी की 3 कंपनियों के नंबर्स आएंगे, जिसमें कोल इंडिया, अदानी पोर्ट और एंटरप्राइजेस शामिल है। साथ ही कोफोर्ज और के साथ 3 वायदा की कंपनियों के नतीजों का भी इंतजार रहेगा। तो सुमित से कुछ कंपनियों की बात करेंगे। सुमित, शुरुआत कोल इंडिया से करें। जी, तो कोल इंडिया के केस में जो नंबर्स आने का अनुमान है वो शायद थोड़े से सबड्यूड रहें वाई बेसिस पे, और थोड़े सबड्यूड शायद क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक बढ़िया नंबर ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेट सेल्स करीब 37,600 करोड़ रुपए के आसपास, 1.5% के आसपास की गिरावट है। मुनाफे में करीब 23% की बढ़त, 6800 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा रहेगा। मार्जिन करीब 25-25.5% के आसपास रहेंगे और इबिटा फ्रंट पे एडजस्टेड इबिटा जो है वो भी करीब 9500 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। 10-10.5% की बढ़त की बात यहाँ पर बाजार करके चल रहा है। कोल के जो डिस्पैचेज हैं वाई बेसिस पर वो करीब 7-7.5% बढ़े हैं इस तिमाही के अंदर। 202 मिलियन टन के आसपास का नंबर है। ई ऑक्शन का प्रीमियम Q4 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 53% के आसपास ही Q4 में एक ग्रोथ की बातचीत है। एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है FY24 FY25 के लिए, तो उन्हीं लाइन पर ही कंपनी अपने नंबर्स डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक जो इंडिकेटर है इनके लिए सबसे बड़ा वो ई ऑक्शन का है, किस तरह के वहाँ से नंबर्स आते हैं, क्या ग्रोथ वहाँ पर है, ये पार्ट क्रूशियल। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दे चुका है, तो थोड़े सबड्यूड नंबर रखिएगा। वाई बेसिस पे नंबर जो है थोड़े बेटर आपका आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वाई ऑन वाई ज्यादा बेहतर नंबर्स रहेंगे कोल इंडिया के। स्टॉक है तो वैसे 0.5%। जतिन, कोई ट्रेड है क्या इसमें? देखिए ओवरऑल कोल इंडिया की मैं अगर जो बात करूं तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है। ट्रायंगल पैटर्न में रेंज बाउंड तरीके से है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जब तक 460 465 का लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है तब तक मेरे को लगता है इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। इसके लिए एज ऑफ नाउ तो अवॉइड की सलाह है। ओके, तो ये फिलहाल थोड़ा सा समय ले सकता है, देखते हैं स्टॉक कितना मूव करता है नंबर्स के बाद।
कोफोर्ज, डाबर और फेडरल बैंक, इन नंबर्स का भी इंतजार रहेगा। इनफैक्ट आईटी में हमने बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट से बात की आज, केपीआईटी के मैनेजमेंट से बात की आज, और मिड कैप आईटी के मैनेजमेंट दरअसल ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है बेलवेदर्स के मुकाबले। कोफोर्ज क्या एक्सपेक्टेशन है सुमित नंबर्स से पहले? देखिए केपीआईटी तो एक्सेप्शनली वेल है, जैसे न्यू जेन सॉफ्ट हुआ या केपीआईटी हुआ, इनके नंबर तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बिरला सॉफ्ट के नंबर थोड़े सबड्यूड थे। इनफैक्ट अगर आप बाकी नंबर देखेंगे तो जो बाकी मिड कैप आईटी हैं उनके नंबर भी उतने अच्छे क्यों नहीं, क्योंकि बढ़िया बेस ये लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। परसिस्टेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल LTTS परसिस्टेंट दोनों के केस में। अब बात करते हैं अगर कोफोर्ज की, तो डॉलर रेवेन्यू करीब 2.5% बढ़ने का अनुमान है, 28 के आसपास, 28.9 करोड़ डॉलर के आसपास रहेगा। रुपी रेवेन्यू भी 3-3.5% इस तिमाही के अंदर बढ़ने का अनुमान, 2402 करोड़ रुपए का नंबर रहेगा। एबिट फ्रंट पे फ्लैट टू पॉजिटिव, करीब 368 करोड़ रुपए का एक एबिट का नंबर। मुनाफा 264 करोड़, 11% की बढ़त, और मार्जिन भी 15-15.5%, 14% के सामने इस तिमाही में आने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनके नंबर बेटर साइड पर रहेंगे कि जो इनकी कॉस्ट कटिंग थी वो कंपनी के ऑपरेशन नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी। मार्जिन इसीलिए करीब 160 बेसिस पॉइंट के आसपास इंप्रूव हो सकते हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने फॉरेक्स गेन के जरिए भी रहेगा, थोड़ा सा ऑर्डर इन्फ्लोज इनके बेटर साइड पर आने के अनुमान है। 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर बाजार नज़र रखे हुए है, उसमें एक तो इनकी प्राइसिंग को लेकर, एट्रिशन रेट को लेकर, LTVs को लेकर, किस तरह के LTVs हैं, और साथ साथ जो इन्होंने रिसेंटली कुछ एक मनी फंड रेज करने की बातचीत की थी, उसको लेकर कंपनी किस तरह से एक्सपेंशन करती है। तो ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत क्रूशली वॉच करेगा। फेडरल बैंक के नंबर्स में, मिड कैप आईटी में वैसे नंबर्स बहुत अच्छे देखने को मिले इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन फेडरल बैंक के केस में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़ेगी। अदरवाइज नंबर देखेंगे तो NII में करीब 13% की बढ़त है, प्री ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में करीब 2%, और मुनाफा भी फ्लैट साइड पे आने का अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग बढ़ेगी, YOY बेसिस पे प्रोविजनिंग थोड़ी सी घटने का अनुमान लगा रहा है बाजार। एक लोन ग्रोथ 18% के आसपास और डिपॉजिट ग्रोथ करीब 20% इस तिमाही में रहने का अनुमान है, और स्लिपेजेस करीब 1.5% यानी 600 करोड़ रुपए के आसपास के स्लिपेजेस की बातचीत है। एक रिटेल और MSME, अभी हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर भी देखे, स्ट्रॉन्ग नंबर वहाँ पर रिटेल और MSME की तरफ से आया, तो शायद यहाँ पर भी इसी तरह की एक ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैनेजमेंट चेंज के ऊपर, आउटलुक को लेकर, ROEs को लेकर जो डिटेल है वो बाजार जरूर सुनना चाहेगा। एंड लास्टली डाबर एक केस में देखिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट क्वार्टर के सामने पिछला क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, शेयर में रिएक्शन भी था, तो 4% की वॉल्यूम ग्रोथ के सामने इस बारी 3% की वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत है। तो YOY तो नंबर आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू सबड्यूड रहेंगे। 2845 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज, एबिटा फ्रंट पर करीब 4%, ये वॉल्यूम का नंबर है। क्यू ऑन क्यू वॉल्यूम 4 से टूट के 3, YOY वॉल्यूम 1 से बढ़कर 3 इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान। तो YOY अच्छे नंबर, क्यू ऑन क्यू सबड्यूड नंबर। सेल्स 2845 करोड़, एबिटा 448 करोड़, मार्जिन स्लाइटली एक्सपैंड होंगे YOY बेसिस पर, और मुनाफा भी स्लाइटली बढ़ेगा YOY बेसिस पर। लेकिन इनके जो जूस का पोर्टफोलियो है, फूड का पोर्टफोलियो है, इंटरनेशनल बिजनेस है, रूरल रिकवरी है, ऐसे बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं जिनको बाजार सुनना चाहेगा। लेकिन एक अच्छे नंबर YOY, एक वीक नंबर क्यू ऑन क्यू बाजार एस्टिमेट करके चल रहा है। शुक्रिया आप सुमित, इस हेड्स अप के लिए। तो इन सभी कंपनियों के नंबर्स का इंतजार रहेगा और देखते हैं प्री नंबर्स यहाँ पर किस तरह की पोजीशनिंग आती है। चलिए अब मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ, और अच्छा कूल ऑफ देखने को मिला है। निफ्टी 50 इनफैक्ट डे हाई से करीब 122 पॉइंट हल्का हुआ है आप कह सकते हैं, और निफ्टी बैंक में भी यही स्थिति देखने को मिली है। कहाँ हम 49,900 के पार निकले थे और इस समय 49,550 के आसपास तक का ट्रेड है। तो डे हाई से कुछ हल्कापन मार्केट दिखा जरूर रहा है, तेजी को पचा रहा है आप कह सकते हैं। हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में गुरमीत चड्डा जुड़ गए। गुरमीत, स्वागत है आपका। एक बहुत ही जोरदार मंगलवार साबित हुआ, निफ्टी ने नई ऊंचाइयां छुई, निफ्टी बैंक लगातार एक अच्छे खासे मोमेंटम में है, लेकिन ये जो हल्का सा कंसोलिडेशन या फिर हल्के हल्के डिप दिखाता है बाजार, और जैसे अप्रैल के शायद बिगनिंग में भी देखने को मिले थे, क्या वो मौके हैं हर निवेशकों को और डबल डाउन करने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में? अर्षद, हमारा स्टांस बाय ऑन डिप्स रहा है, बट बाजार ने बहुत ज्यादा डिप्स दिए नहीं है टू बी ऑनेस्ट। 2-4% को डिप नहीं बोलते हैं, ये तो इंट्राडे हो जाता है। आई थिंक द शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए मैंने जैसे पहले भी बोला, हमें 10 ईयर यूएस को थोड़ा ट्रैक करना चाहिए, और डॉलर इंडेक्स को हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में 5-10 पैसा सॉफ्टनिंग हुई वहाँ पे। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कम हुआ, ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट हमेशा आपको देखेगा। वो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ चलता है,
हॉट मनी का। लेकिन एक जो अच्छी बात है, जो एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो ये है कि आज आपका एफआईएस का होल्डिंग 62-63 लाख करोड़ है 4 ट्रिलियन के मार्केट कैप में, जो कि लगभग 16% के आसपास है। तो आपने नया हाई बनाया है, जबकि एफआई होल्डिंग्स पिछले, अगर आप सेकेंडरी मार्केट में देखें तो करीबन 5 से 6% कम हुई है, 22% से 16% आई है। तो ये अपने आप में मार्केट में स्ट्रेंथ है। और कुछ पॉइंट ऑफ एक बार शायद इलेक्शन का जो इवेंट है पूरा होता है, हमारा बॉन्ड इंक्लूजन होता है जून में, मुझे लगता है एफआई फ्लोज भी वापस आएंगे। तो हमारा स्टांस बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है वैल्यूएशंस को लेके, क्योंकि सबसे बड़ी गलती भी इसी समय होती है जब बहुत ज्यादा बुलिश एनवायरनमेंट हो। जी हाँ, और मैं इनफैक्ट आपसे बैंक्स पर राय लेना चाहूँगी, बैंक्स और फाइनेंशियल्स खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा लास्ट वीक वो कोटक को क्रेडिट कार्ड को लेकर थोड़ा सा झटका लगा। इससे पहले कई और इंस्टेंसेस हो चुके हैं, चाहे वो पेटीएम हो, एचडीएफसी बैंक हो। ये जो फाइनेंशियल्स में इस समय सबसे ज़्यादा वेटेज है, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे जहाँ पर स्टोरी और थीम और नंबर्स अच्छे हैं लेकिन ये कुछ रिस्क्स आ जाते हैं? देखिए, बहुत क्लियरली लीडरशिप चेंज हुई है। कोटक और एचडीएफसी से आईसीआईसीआई और एक्सिस में गई है, प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा है, और वो परफॉर्मेंस बैक्ड है, सिर्फ नैरेटिव नहीं है। आप देखिए आईसीआईसीआई के बहुत शानदार नतीजे थे, एनआई ग्रोथ बहुत अच्छा है, कासा ग्रोथ अच्छा था, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छा आया, बाजार के बहुत बेहतर था। और एक जो बैंक में मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा नंबर्स देखते हैं, कल्चर चेंज हमने आईसीआईसीआई में देखने को मिला है। जब से संदीप जी ने कारोबार संभाला तो उन्होंने प्रोडक्ट वाइज टारगेट्स हटा दिए थे। तो अगर आप आईसीआईसीआई का ब्रांच लेवल का एट्रिशन देखेंगे तो लोएस्ट है। वहाँ पे कोई सेपरेट इंश्योरेंस का ऐसा टारगेट नहीं है। तो आपको ब्रांच लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। इसका बहुत फर्क पड़ता है लॉन्ग रन में, और वो अब देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक्सिस में हमने देखा अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, सिटी का एक्विजिशन अब हो गया है, उसके बेनिफिट उनको मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में मार्केट शेयर लगभग 14% हो गया है, और कार्ड और उनका पर स्पेंड भी इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा इंटीग्रेशन हो रहा है। तो वहां हमने देखा लीडरशिप जाते हुए। पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है बैक्ड बाय क्रेडिट क्वालिटी टर्न अराउंड है, खाली इसलिए नहीं है कि पीएसयू सारे अच्छा कर रहे हैं। लीडरशिप चेंज हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद एक अपॉर्चुनिटी बाजार देगा एचडीएफसी और कोटक में। बट क्लियरली जो लीडर है इस साइकिल के, वो आईसीआईसीआई, एक्सिस और मिड साइज में भी आईडीएफसी और फेडरल बैंक रहे हैं। उसके अलावा हमारी पोजीशनिंग फाइनेंशियल्स पे है, मुझे लगता है बहुत लंबा ट्रेंड है, चाहे सीडीएसएल है, कैम्स है। अभी आज केफिन के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। एनएससी बहुत अच्छा कर रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, बोनस शायद अनाउंस करेगा 3 मई को। तो जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज है, वहां पे हमारी पोजीशनिंग अच्छी है। और हम सिलेक्टिवली अब थोड़ा सा एनबीएफसी पे भी देख रहे हैं, क्योंकि करेक्शन अच्छा हुआ है, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चोला हो, पूनावाला के नतीजे बहुत अच्छे थे। और एक हमने छोटी एनबीएफसी ऐड करी है, यूग्रो कैपिटल। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड्स उभर कर आ रहे हैं, और एक नया इन्वेस्टमेंट यूग्रो में गुरमीत ने किया है। अच्छा गुरमीत, ये ऑटो कंपनी और खासतौर से एमएनएम, ये नया लॉन्च क्या रेटिंग की तरफ इशारा है? अब कंपनी इस समय 5th पोजीशन पर है इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट। 3 साल में क्या नंबर 1 पहुंच पाएंगे? जो कंपनी बोल रही है वो अचीव करना चाहते हैं। मुझे आपको याद होगा जब इन्होंने पहले निकाले थे स्कॉर्पियो, बोलेरो और एक्सयूवी, तो इनका मार्केट शेयर लगभग 20% हो गया था एसयूवी। आई थिंक उसको क्लेम करना चाहते हैं वापस से, और बैक टू बैक 4-5 सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए हैं, वो हमने देखा है। तो आई थिंक बाजार को ये कॉन्फिडेंस है, जो नया वर्जन है फेसलिफ्ट का वेल करेगा। और एमएनएम का वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल था सारे ऑटो स्टॉक्स में आज से साल पहले, जब 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा था, 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे था। और थोड़ा सा रूरल पे भी है, क्योंकि ऑटोमोटिव अभी भी एक स्मॉल पार्ट है। ट्रैक्टर में उनका मार्केट शेयर लगभग 41-42% है। तो फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स, 4 व्हीलर सब पे अच्छा था। थोड़ा एक बाजार को बीच में झटका लगा था जब आरबीएल बैंक ने स्टेक लिया था, उनको लगा कि शायद वापस से कैपिटल एलोकेशन जो कि थोड़ा रहा है उसको लेके होगा। बट आई थिंक वहां से बाजार मूव कर रहा है। तो हमारी वन ऑफ द 4 होल्डिंग्स है ऑटो में, अच्छा करेगा। हमें टाटा मोटर्स भी पसंद है पोर्टफोलियो में। हमारा फोकस थोड़ा सा एंसिलरीज पे ज्यादा है, जो वैल्यू चेन है हाइब्रिड की और ईवी पे। हमें लगता है वहां डिस्प्रोपोर्शनेट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इंडिया एक ग्लोबल हब बनेगा ईवी का और हाइब्रिड का। तो उसमें जो पूरा वैल्यू चेन है, चाहे वो गियर असेंबली है, हाइब्रिड असेंबली है, कंटेंट पर कार है, फ्रेम्स हैं, स्मार्ट लॉक्स हैं, हमने प्रोडक्ट वाइज मैपिंग करी है। तो वहां हमें लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी है, चाहे संधार है, चाहे सोना बीएलडब्ल्यू है, और भी बहुत सारे नाम है जहां हमें लगता है ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आएंगी। तो ऑटो एंसिलरी प्ले में ज्यादा मौका। अच्छा, टेस्ला के इलॉन मस्क का ना आना और चाइना पहुंच जाना क्या थोड़ा सा
कॉशन रखना चाहिए ये ईवी एक्सपोजर वाली कंपनियों को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है टेस्ला के अपने कंपल्जन्स हैं, चाइना सबसे बड़ा मार्केट है और जो उनका सेल्फ ड्रिवन कार है उसको उसका अप्रूवल था तो कुछ रहा होगा, ये चीज़ें होती रहती हैं। बट इवेंचुअली इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। ऑलरेडी BYD अच्छा कर रहा है, लॉन्चेस कर दिए हैं, तो सूनर और लेटर टेस्ला को आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता चॉइस है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा एज है ईवी में। जो हमारी लोकलाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 50% लोकलाइजेशन होना चाहिए 3 साल में, उस पर्पज से मैं कह रहा हूँ कि ऑटो एंसिलरीज और कुछ सिलेक्टिव ओईएम्स को बहुत बहुत फायदा होगा। ओके, तो ऑटो एंसिलरीज एक अच्छा मौका और एक अच्छी पोजीशनिंग आपको दे सकती हैं। पावर कंपनी एंड राइटली सो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं पीक समर में क्या दिल्ली का तो मुझे पता नहीं टेम्परेचर क्या होगा, लेकिन मुंबई में 40 डिग्री में लोगों की बहुत हालत खराब हो रही है। अब ये पावर कंपनियां जहां पर वैसे भी सरकार ने कह दिया था कि पावर कट्स नहीं होने चाहिए, फुल सप्लाई कीजिए, रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर कितने मौके होंगे और वैल्यूएशंस कैसे पॉइज्ड है, क्योंकि ये स्टॉक्स भी अच्छे खासे भागे हैं इन द रीसेंट पास्ट? गुरमीत, आपने बिल्कुल ठीक बोला, वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा कम है सभी। और मुझे लगता है कि चाहे वो टाटा पावर हो या अदानी की पावर कंपनीज हो, JSW एनर्जी हो, या फिर जो सोलर पैनल के की इंग्रेडिएंट्स कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन हो, एक जो वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा रीजनेबल है वो पावर ग्रिड है। थोड़ा सा स्टॉक मुझे लगता है ब्रेकआउट हुआ है 270-80 में, क्योंकि आपको एनर्जी ग्रिड में भी डालनी पड़ेगी और जो अगले 3-4 साल है मुझे लगता है कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ का कैपेक्स सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस का है। गवर्नमेंट का स्टेक ऑलरेडी 51% है पावर ग्रिड में, तो सप्लाई ओवरहैंग नहीं है। वैल्यूएशन 15-17 टाइम्स है, 4-5% का डिविडेंड डील है, तो वो वहां पे मुझे लगता है वैल्यूएशन रीजनेबल है। और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए इस मार्केट में। मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, और एक भी अगर कहीं भी किसी क्वार्टर थोड़ा भी, और क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होता है ऑर्डर्स का लंबे पीरियड में होता है और बाजार को रिजल्ट चाहिए एवरी क्वार्टर, तो कभी ना कभी मिसमैच आएगा। और जब मिसमैच आता है तो बाजार किसी को नहीं बख्शता है। हमने देखा है उसने कोटक HDFC को नहीं बख्शा, तो बाकी कंपनीज क्या चीज है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, बट लंबी थीम है, थोड़ा सा वैल्यूएशन मुझे लगता है हायर साइड पे है। एक थीम जो हमें ज्यादा अच्छी लग रही है वो एनवायरनमेंट थीम है, जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की थीम है। मुझे लगता है हमारे मेट्रोज आर रियली स्ट्रगलिंग, तो वहां पे थोड़ा हमने अभी फोकस शुरू किया है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है हर्षदा जी की 30% पेट बॉटल्स जो है वो रिसाइकल कंटेंट से होनी चाहिए 2025 से। उसके बाद पेनल्टी है 5 रुपीज केजी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, फिर 10 रुपीज केजी। तो अभी इसकी डिमांड 4-4.5 लाख टन है, चाहे वो पेप्सी है, कोक है, डाबर है, हल्दीराम है, पेट सब जगह यूज होता है, फूड पैकेजिंग में, ड्रिंक्स में, बेवरेजेस में। वो कैपेसिटी जो है इंडिया में सिर्फ 2 लाख टन है और डिमांड 4-4.5 लाख टन है, और प्लास्टिक इज अ बिग इशू। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें एक इस समय कंपनी अच्छी लगती है गणेशा इकोस्फेयर, तो उस पर हमारी थोड़ी नजर, और कंपनीज को भी हम रिसर्च कर रहे हैं इस स्पेस में। गणेशा इकोस्फीयर में एक मौका ऑफ कोर्स, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इनफैक्ट वेस्ट मैनेजमेंट भारत में। कुछ और इस समय नया ताज़ा जो आप लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ नई पोजीशन जो आपने शायद हैवी वेट्स में ली हो लेटली, या फिर मिड कैप्स में ही ऐसे यूग्रो, गणेशा इकोस्फीयर जैसे स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नहीं, हम कॉम्बिनेशन करते हैं। आईटी से अच्छा लगता है हमें इस वैल्यूएशन पे। हमें लगता है कि काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगी डीमर्जर से अगले 2-3 साल में। करंट लेवल पे भी वैल्यूएशन रीजनेबल है। हमें होटल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल है, अभी सिक्लिकल नहीं रहा सेक्टर। बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, एसेट लाइट मॉडल हो गया है, ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ रहे हैं, टैरिफ बढ़ रहा है, तो बिजनेस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और आपका जो डोमेस्टिक ट्रैवल है, तीनों में बहुत बढ़ोतरी है। तो मुझे लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में लेमन ट्री है, इंडियन होटल्स है, ये हम ऐड कर रहे हैं। और हम डिप्स पे कोई भी अच्छा लार्ज कैप, जैसे टाटा कंज्यूमर अभी पीछे थोड़ा करेक्शन आया तो हमने ऐड किया है। किसी भी अच्छे लार्ज कैप में अगर हमें थोड़ा भी करेक्शन मिलता है तो हम उसे ऐड कर रहे हैं। गुरमीत, सीमेंट की थीम पर और खासतौर से अल्ट्राटेक के नंबर्स आपने कल देखे हों, क्या करंट लेवल्स जो स्टॉक कल आई थिंक इंट्राडे में 10,000 के लेवल्स को छूने में कामयाब था, यहाँ पर मौके ढूंढेंगे या फिर बाकी यूनिवर्स में कोई स्टॉक्स जहाँ पर आप तेजी करना चाहेंगे? थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है सीमेंट में अफसर जी, क्योंकि दो चीजें हैं। जो बड़ा प्लेयर है, आपके अगर आप अल्ट्राटेक भी देखें तो रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स बढ़े हैं, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था बट उतना ज्यादा नहीं था। प्राइस हाइक्स के चांसेस है नहीं अभी, आगे रेनी सीजन है,
तो और सप्लाई प्रेशर आ रहा है मार्केट में और वैल्यूएशंस अच्छे खासे हैं। एसीसी आपको 1700-1800 में बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिलता था, 2500 में नहीं है। अंबुजा भी हमने वो लेवल्स देखे थे जब हाइडेलबर्ग का रिपोर्ट आया था 300-400 का भी अभी। तो बट लार्ज जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनको कंसोलिडेशन का बेनिफिट मिलेगा और जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी है, जिसका ओवरऑल लॉजिस्टिक्स पे कंट्रोल अच्छा है, जितना आप अपने मार्केट से क्लोज हैं, क्योंकि फ्रेट इज ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ द कॉस्ट सीमेंट में, तो वो मैटर करेगा। तो मुझे लगता है लार्ज प्लेयर्स को थोड़ा फायदा है, तो हम अंबुजा को देख रहे हैं लार्ज में। और एक हमने स्पेशल सिचुएशन मैंने पहले भी चर्चा की थी, ऐड किया है पोर्टफोलियो में, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो सागर सीमेंट है। इमीडिएटली शायद कुछ ना हो, बट वो 50% रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे अवेलेबल है, $45 पर टन के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। नया सीमेंट प्लांट आज आप करेंगे तो शायद $100 पर टन लगेगा, तो एक स्पेशल सिचुएशन पे हमारे पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत हमारे लिए समय निकालने के लिए, और ये मिड वीक हॉलीडे जो कल आ रही है उसे एंजॉय कीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। गुरमीत चड्ढा अपनी राय देते हुए, इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। दिग्गजों में ऑफकोर्स टाटा कंज्यूमर, आईटीसी जैसे काउंटर्स, लेकिन मिड कैप में कई सारे मौके, चाहे वो लेमन ट्री हो, इंडियन होटल हो, गणेशा इकोस्फीयर जैसे काउंटर्स हो, जहां पर उन्होंने ढूंढे हैं। लेकिन बाजार ने भी मौका ढूंढा ऊपरी लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का। 22,775 के ऊपर जो हम निकले, वहां से सीधे अब 22,600 के लेवल्स के आसपास आ चुका है आखिरी 15 मिनटों में। अनुज, एक काफ़ी तगड़ा कूल ऑफ। हर्षदा, मैं 10 मिनट के लिए ड्रेसिंग कराने गया था, चेंज एक्चुअली थोड़ा सा मेरे चोट पर थोड़ा सा वो एक ड्रेसिंग चेंज की ज़रूरत थी। एक हो गया 10 मिनट में मार्केट में काफ़ी हैरान हूँ एक्चुअली। मुझे मतलब किसी ने मैसेज भेजा कि निफ्टी इन रेड, मैं कहा कि ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना इसको ऊपर मार्केट को छोड़कर आया था। बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से हुआ, ये सब एक्सपायरी वाले मूव्स हैं। कुछ ही देर में हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी, ऑल टाइम हाई पर ये सब चीज़ें होंगी। और मामला सारा यही है कि ऐसे मौक़ों पर डरना नहीं है। ये जो इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, ये क्या है? ये वही है जो हमने तो याद है पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, वो जो मिलेनियम और वो जेन स्ट्रीट वाला मामला जो चल रहा था, जो ऑप्शंस में जिस तरीके के ये वही है। ये जो इस तरीके की वोलेटिलिटीज़ आ रही हैं, ये इंटरडे वोलेटिलिटीज़ इसी तरीके से आ रही हैं। बाय द वे, सेबी ने भी हमारी उस चीज़ का संज्ञान लिया था, वो भी शायद इस पर कुछ स्टडी करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सपायरी डे मैजिक है, दोनों तरफ वर्क करता है। आज पोर्ट्स में क्या पैसा बनाया होगा, तेज मार्केट में एकदम से पोर्ट्स में पैसा बन गया, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए, तो ये पूरा ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा, लेकिन डीलिंग रूम में इस बीच क्या चर्चा हो रही है, यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए। तो आज सेलिंग काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है और प्रॉब्ली इंडेक्स मैनेज करने की कोशिश हो रही है एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन दो स्टॉक्स जो डीलर्स आज अपने रिडायर पर रखे हुए हैं, सबसे पहले एक्साइड, यहाँ BTST की ट्रेड जो है डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। स्टॉक में मोमेंटम है, तो डीलर्स कहीं ना कहीं मोमेंटम चेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स अच्छे, जिसके बाद थोड़ी बहुत फंड बाइंग भी देखने को मिल रही है और डीलर्स को लगता है कि यहाँ से 490-95 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड उनको लगती है 2 से 4 दिनों में आ सकती है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, यहाँ FIs काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं, डीलर्स डिप्स पे खरीदारी की सलाह यहाँ दे रहे हैं। और ओवरऑल आज देखें तो निफ्टी बैंक लाल निशान में, लेकिन ये स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ आपको 30 से 40 रुपए का पोजिशनल अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक और एक्साइड, ये दो स्टॉक्स हैं डीलर्स की खरीदारी रेडार पे आज। ओके, एक्सिस बैंक और एक्साइड, देखिए डीलर्स की तरफ से भी खरीदारी की सलाह आ रही है। चलिए, अब BTST STBT कॉल सुना शुरू करते हैं। गाबा सर, बताइए, बाय या सेल? आई थिंक बाय बिल्कुल बाय होना चाहिए। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है REC, 505 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 498 या समवेयर क्लोजर टू, मैं कहूँगा यस, स्टॉप होगा 498, टारगेट होगा करीब 520 का REC। ओके, रियली दोनों स्टॉक्स REC PFC ऑलमोस्ट 10% की रैली अब यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में। सुबह यतिन ने एक इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग है आज, लेकिन इस तरीके की बाइंग होगी 10% REC भाग जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं परसों के लिए? जी, मेरा STBT है HCL टेक के फ्यूचर्स में, और यहाँ पे 1360 के करीब का लेवल है, तो 1330 का हम टारगेट रखेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। 10 रुपए का SL लगाएंगे, 1370 पे SL और 1330 का टारगेट। 1330 के लिए एक शॉर्ट का ट्रेड रचना जी दे रही है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। जुबिलेंट फूड में आज पहला दिन था रिवर्सल का, और जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं और स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसको देख के लग रहा है कि कम से कम 100-डे मूविंग एवरेज तो टेस्ट हो सकते हैं।
तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में 465 के प्राइस चल रहे हैं, 459 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 478 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, श्रीकांत, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक? बिल्कुल। तो अनुज देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी लेस रिएक्टेड स्टॉक है, रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और जैसे कि रैली हमने मार्केट में देखी थी फ्रॉम 22,300 से लेके ऑलमोस्ट 800 तक की, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड था क्योंकि काफी बड़ी कॉल राइटिंग भी वहां पे खड़ी थी और थोड़ा सा करेक्शन मुझे लगता है करंट लेवल्स के आसपास कहीं मार्केट सपोर्ट ले लेगा और वापस से एक यूटर्न हमें शायद गुरुवार के दिन देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करें, जो इंडेक्स हेवीवेट भी है। 825 826 के करीब इसे खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है हमें 814 रुपए का, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं मुझे 855 से लेकर 860 रुपए के। ओके, एसबीआई 855 860 की तैयारी, तेजी का ही ट्रेड आपने करना है कैरी। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा, एसटीबीटी या बीटीएसटी? जी मैं बीटीएसटी, मैं अशोक लेलैंड लेना चाहता हूँ। अशोक लेलैंड अगर आप देखें तो पिछले यहाँ पे एक 7 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक पिछले 7 महीने से एक रेंज 160 और 185 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। आज इसमें जो शानदार ब्रेकआउट हुआ, दैट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। परसों के सत्र में भी हमने देखा कि काफी हैवी डिलीवरी वॉल्यूम्स थे। तो इस रेंज के ब्रेकआउट को मैं प्ले करना चाहता हूँ। 192.60 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 198-200 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 189 का। ओके, तो ये बाय साइड का ट्रेड अशोक लेलैंड में आता हुआ तो 200 के ऊपर जाने की पूरी संभावना है स्टॉक में, इसीलिए वो ट्रेड कैरी करना बनता है। लेकिन ध्यान रखें कि मार्केट में बहुत तगड़ा कूल ऑफ देखने को मिला है। आज वो एक्सपायरी का भी आप कह सकते हैं इम्पैक्ट। निफ्टी 50 60 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 85 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ, तो एक अच्छा खासा शेकआउट। तो जो हम 23,000 की उम्मीद में थे, अब शायद आपको एक बार फिर मौका देगा 22,550 के आसपास खरीदारी करने का। अनुज, कल छुट्टी, आज की जो कूल ऑफ देखने को मिला है, अगर तेजी की पोजीशन है वो होल्ड करनी है, कैरी करनी है, या फिर इस समय समेट के जाए? देखिए, जिस तरीके से मार्केट गिरा है और कल की छुट्टी भी है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इस डिप को बाय करके कैरी करिए। एक तो आपको एडजस्टमेंट थोड़ा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का ही मिल जाएगा, जहां पर हम बंद होंगे उससे थोड़ा तो ऊपर वैसे भी निफ्टी एडजस्टेड क्लोज होगा। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो फिर हम फ्रेश व्यू लेंगे परसों सुबह। लेकिन बेसिक थीसिस मेरा ये है कि आज की जो गिरावट आई है प्योरली एक्सपायरी रिलेटेड है, और छुट्टी से एक दिन पहले मेरे ख्याल से कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा पोजीशंस घर ले जाएं वो, लेकिन एक बार फिर से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित होगी। दिक्कत बस एक ये है कि अब हम सीधा फेड के फैसले पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि 2 दिन है बाकी मार्केट्स के लिए, हमारे पास सीधा सिर्फ थर्सडे को हम उस पर रिएक्ट करेंगे और एक्सपायरी भी है। लेकिन मेरा व्यू पिछले आधे घंटे के डिक्लाइन से चेंज नहीं होने वाला है। मेरा व्यू अभी भी यही है कि ये एक वापस एक डिप है जिसमें आपको कोशिश करनी चाहिए बाय करने की। ओके, तो डिप में बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स जब मुलाकात होगी बड़े ग्लोबल संकेतों के साथ एक बार फिर बुधवार को होती हुई दिखाई देगी। अच्छा देखिए, ये जो क्लीन आउट है ना, ये सिर्फ दिग्गजों में ही नहीं, आपको मिड कैप में भी नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स भी जो अच्छा खासा ऊपर था, आज देखिए इंट्राडे में 51,232 के लेवल्स पहुंचे थे। अब हम क्लोज दिखाएंगे करीब 50,850 के आसपास, तो वहां पर भी कूल ऑफ, और जाते जाते एडवांस डिक्लाइन रेशो थोड़ा सा पलट गया है, गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई है। इस समय कुछ स्टॉक्स जिनमें वो करेक्शन या कूल ऑफ देखने को मिला है। आप बजाज फिनसर्व देखिए, श्रीराम फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, यहाँ पर 1% तक का दबाव बनता दिखाई दिया है। और ऊपरी स्तरों से बैंक्स जिन्होंने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी, वहाँ पर भी दबाव। आईसीआईसीआई बैंक आज डे हाई इसका 1170 था, वहाँ से 20 रुपए नीचे, इनफैक्ट 1150 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस में भी यही हुआ है, ऊपरी लेवल से अच्छा खासा हल्का होता हुआ। तो 20-20 रुपए इन दिग्गज बैंकों ने भी अच्छा खासा नीचे आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुक करके क्लोज दिखा रहे हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा वो क्रैक्स नज़र आए। बिल्कुल, चलिए अब कुछ और ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में इवन मिड कैप्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम स्लैकन हुआ है और एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में आया। और एक बार ट्रेंड का भी चार्ट देखिए, ट्रेंड भी थोड़ा सा इस समय इनफैक्ट
रिवर्सल के साथ ट्रेड करता हुआ और ऑलमोस्ट डे लो के करीब ट्रेंड का शेयर यहाँ पर इस समय पर। अमित जी, ट्रेंड पर क्या व्यू बन रहा है? आज का जो हाई लगा कल के रैली के बाद आज सुबह 8% ऊपर था, अब थोड़ा कूल ऑफ हुआ, यहाँ पर चार्टिकली क्या व्यू बनेगा? जी अनु जी, अगर देखा जाए तो ट्रेंड में लगभग ब्रेकआउट 4200 के लेवल्स पे आया था। रिजल्ट के बाद हमने जरूर एक शार्प मूव देखा और प्रॉफिट बुकिंग देखी है इसमें। स्टॉक अभी भी अपने 10 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरी सलाह यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। ये स्टॉक अगर आने वाले दिनों में ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी अगर हमें कोई डिप देता है लगभग 4300 के आसपास, 4250 के आसपास, तो दैट विल बी क्लोजर टू 10 and 20 DEMA। रिस्क रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल रहेगा, ट्रेंड अप है, तो उस पॉइंट पे हम बाय करेंगे इसको। मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी आईटी का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है आज वो आईटी शेयरों में आई। निफ्टी आईटी इनफैक्ट एकदम से कोलैप्स हुआ। बैंक निफ्टी भी हायर लेवल से फिसला जरूर, लेकिन निफ्टी आईटी टोटली कोलैप्स हुआ। अगेन हर्षदा, ये कई बार मार्केट के इंडिकेशंस होते हैं, शायद मार्केट रिस्क नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि अगर फेड की तरफ से हॉकिश व्यू आ गया तो सबसे ज़्यादा पिटाई नैस्डैक की होगी। और इसके लिए मार्केट थोड़ा सा डर के जा रहा है कि थर्सडे को कहीं अगर बाई चांस नेगेटिव व्यू आ गया तो आईटी पर इंपैक्ट होगा उसका सबसे ज़्यादा। इसके लिए आप टीसीएस देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, एचसीएल टेक देखिए। टेक महिंद्रा जो नंबर्स के बाद इतना तेज़ उछला था, आज एक्चुअली डे लो पर बंद हो रहा है। तो टीसीएस देखिए किस तरीके से डे लो पर बंद हो रहा है। आई थिंक अगर आप इंडियन ट्रेडर के उसको समझें, साइकी को समझें और उसकी स्मार्टनेस को समझें, वो शायद ये प्राइसिंग करके जा रहा है कि मार्केट हॉकिश कमेंट्री फेस करेगा थर्सडे को। अगर तो हॉकिश कमेंट्री नहीं आई बाई चांस, तो यही सारे के सारे स्टॉक्स थर्सडे को फिर भाग जाएंगे। अगर हॉकिश कमेंट्री आ गई, अल्ट्रा हॉकिश आ गई, तो शायद हो सकता है थोड़े से आईटी स्टॉक्स और गिर जाएं। तो ये एक थोड़ा सा आपको एक डिबेट है जिसमें आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आप किस एंड पर है। आईटी स्टॉक्स लेकिन डे लो पर बंद हो रही है, ये मतलब बहुत क्लियर है, मार्केट हॉकिश कमेंट्री लेकर घर जाना चाहता है इस समय। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये वही कर रहा है निफ्टी आईटी, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, और ऊपरी लेवल से जो हम काफ़ी शांत होकर जा रहे हैं। लेकिन एक दिन छुट्टी और उसके बाद थर्सडे को वो फ्रेश क्यूज के साथ लौटेंगे। इस बीच इस मार्केट के कूल ऑफ में श्रीकांत, क्या आपकी नज़र इंडिया मार्ट पर गई है? अब कोई खास कारण मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ओआई एडिशन 8% का और स्टॉक 2% ऊपर एटलीस्ट फ्यूचर्स में नज़र आ रहा है। कैश मार्केट में 0.5% के गेंस। कोई ट्रेड है इस समय जो कैरी किया जा सकता है? देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंडिया मार्ट में एक बड़े फॉल के बाद एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। और इवेंचुअली अगर इसके लॉन्ग टर्म सेटअप को देखें तो यहाँ पे भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी इन द लॉन्ग रन। यानी कि अगर 2 साल के चार्ट को देखते हैं तो इसने मैक्सिमम 2200 के लेवल्स को हिट किया था, और अभी यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे कुछ अगर पोजिशनल व्यू हो, अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर हो, तो बिल्कुल उसमें बने रहे लॉन्ग की तरफ, क्योंकि हमें लगता है कि ये ग्रेजुअली स्टॉक वापस से एक बार 3200 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन करंट लेवल से शॉर्ट टर्म व्यू के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा उतना फेवरेबल नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। स्टॉप लॉस के लेवल्स तकरीबन 2400 के करीब के हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट का व्यू रखें, होल्ड बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी रखें। बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी इंडिया मार्ट में। वैसे जाते जाते मानस, ये पेट्रोनेट, एलएनजी, आईजीएल जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी थोड़ी पोजीशंस तेजी की तरफ टिकी हैं। कोई ट्रेड इनमें से जो आप कैरी करने के पक्ष में है, या फिर आज सौदा बना है, पैसे बने हैं तो बुक कर लें? तो देखिए, दोनों में हमने 3-4 दिनों में ठीक ठाक रैली देख ली है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। पेट्रोनेट में जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 306 का, और आईजीएल में स्टॉप लॉस का स्तर है वो रहेगा 464 का। ओके, चलिए, तो पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर एक ट्रेड आपके लिए सुझाया गया। एक बार व्यू लेते हैं अभी सन फार्मा पर। सन फार्मा यहाँ पर इनफैक्ट ये महीना काफ़ी ख़राब रहा है सन फार्मा के लिए। पिछले महीने तक बहुत शानदार मोमेंटम था इस स्टॉक में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में ये एक स्टॉक है जो अब 7.5%, 8% के करीब गिर चुका है यहाँ पर। मानस, ये क्या ट्रेंड रिवर्सल है सन फार्मा में? क्योंकि ये इसी तरीके से मूव्स देता है, या तो वन वे अप या वन वे डाउन, या फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से जो 1450 और 1460 का रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको 1440 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। ओके अच्छा, जाते जाते बाय द वे नंबर्स आ चुके हैं चोला इन्वेस्टमेंट के। ब्याज से आय में 33% का इजाफा कंपनी ने किया है डिलीवर। 2355 करोड़ का ये ब्याज से आय का फिगर आता हुआ और मुनाफा 24% बढ़कर आया है 1058 करोड़ पर। इसीलिए वो स्टॉक जाते जाते करीब करीब 1.5% के गेंस दिखा रहा है। 1190 पर ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स AUMs, डिस्पर्सल, मार्जिन्स, वो सारे नंबर्स आगे आएंगे, लेकिन जो सरसरी नजर हमारी गई है मुनाफे और ब्याज से आय में नतीजे अच्छे हैं। चोला ने अच्छा डिलीवर किया है। चोला एक ऐसा स्टॉक है जो नॉर्मली अगले दिन ज़्यादा अच्छी रिएक्शन दिखाता है आपको, तो ये मुझे लग रहा है कि अगर तो बाकी में इंटरनल्स भी उतने अच्छे रहे जितने के ये नंबर्स हैं, तो ये स्टॉक शायद परसों चले। एक ध्यान रखिए इस चीज़ का, पिछले 4-5 महीने में श्रीराम फाइनेंस ने मैसिव आउट परफॉर्म किया चोला को। हालांकि उससे पहले चोला ने आउट परफॉर्म किया था, लेकिन पिछले 2-3 महीने में वेरियस कारण रहे, चाहे वो MSCI वाला फैक्टर हो, चाहे वो निफ्टी वाला फैक्टर हो, लेकिन श्रीराम फाइनेंस ने लोअर लेवल से ज़्यादा अच्छी रैली दिखाई कंपेयर टू चोला। तो चोला में शायद एक उम्मीद है कि यहाँ पर एक रैली बनी है। चले एक काम करते हैं, अब एक दिन की छुट्टी से पहले एक बार जरा वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की क्लोजिंग कैसी रही। और मामला पूरा पलट गया। 22,580 कहाँ हमने ऑल टाइम हाई लगाया, कहाँ हम 22,800 के एकदम करीब पहुँचे और कहाँ हम क्लोज हो रहे हैं 22,580 पर। खैर ये मार्केट है। बैंक निफ्टी भी देखिए 50,000 की एक्सपेक्टेशन थी कि 50,000 पर बंद हो जाएंगे, 49,270 तक स्लिप हो गए। बाय द वे एडजस्टेड क्लोजिंग बैंक निफ्टी की करीब करीब 49,350 के करीब आएगी और इवन निफ्टी की भी इससे बेटर आएगी। इसके लिए मैं एक ये चीज़ बोला था आपको कि एग्रेसिव ट्रेडर्स को एक यहाँ पर एक फ़ायदा मिलेगा। निफ्टी IT करीब करीब 400 पॉइंट नीचे, मतलब 1%। मिड कैप जिसने रिकॉर्ड बनाया है आज, लेकिन टुवर्ड्स द एंड सेलिंग आई। स्मॉल कैप में भी टुवर्ड्स द एंड सेलिंग आई और एडवांस डिक्लाइन जो थ्रू द डे एडवांसेस के फेवर में था, जाते जाते गिरने वाले शेयरों के फेवर में बंद हुआ। सेक्टोरल बेट देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आई। सबसे ज़्यादा नीचे गिरा IT इंडेक्स। IT इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट रही, करीब करीब 1.25% की गिरावट यहाँ रही। ठीक बात था मेटल्स, ये करीब करीब 1% नीचे था। ये दोनों ग्लोबल इंडेक्स में ध्यान रखिएगा। फार्मा इंडेक्स करीब करीब 3/4% नीचे, लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा सन फार्मा का था, पूरा सेक्टर वीक नहीं था। ऑयल एंड गैस में 3/4% की गिरावट थी। कैपिटल गुड्स नीचे था और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड हल्का सा नीचे पड़ा। निफ्टी रियल एस्टेट ये देखिए 1.5% की रैली यहाँ पर। आज का बड़ा इंडेक्स ये प्लस ऑटो इंडेक्स इसने ऑल टाइम हाई लगाया, शानदार रैली। आई थिंक ऑटो सेल से जस्ट पहले ऑटो इंडेक्स का 2% ऊपर होना कुछ कहानी बता रहा है आपको कि किस तरीके के मूव्स यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। फाइनली एक बार जरा निफ्टी गेनर्स और लूज निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं इनफैक्ट एक बार, और उसमें आपको दिखाई देगा कि कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। ये ध्यान रखिए निफ्टी का हीट मैप मोर और लेस इवन स्टीवन था। सबसे ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.5% की रैली, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, ये कुछ और स्टॉक जहाँ पर तेज़ी थी। टेक महिंद्रा निफ्टी का टॉप लूजर। इनफैक्ट पूरा का पूरा IT पैक, पूरा का पूरा मेटल्स पैक और कुछ फार्मा स्टॉक्स जैसे कि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर आज हल्की सी गिरावट आई। लेकिन ओवरऑल फिर भी मैं ये कहूँगा कि ठीक था मामला, एक्सेप्ट फॉर लास्ट हाफ एन आवर। जी हाँ, आखिरी आधे घंटे में कल अच्छी तेजी बनी थी, आज ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी, लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जब मुलाकात होगी गुरुवार को, होपफुली बेहतर क्यूज लेकर हम लौटेंगे ग्लोबल फ्रंट पर। इस बीच सीधा सौदा का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला रहा, टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे वो स्टॉक्स अब आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा आप, GHCL टाटा केमिकल्स के साथ ये भी टूटा। कैनफिन होम्स, कॉर्मंडल इंटरनेशनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये तेजी वाले ट्रेड्स थे जो नीरज ने आइडेंटिफाई किए। आशीष ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पिक किया था जो 20% अपर सर्किट पर, जिलेट नंबर्स पर 7.5% ऊपर, वेसुवियस नंबर्स पर 2.5% ऊपर, पतंजलि फूड पर एक एक्शन और आता हुआ तो स्टॉक 4% टूटा। चलिए, तो ये है फिलहाल आज का दिन, मंगलवार। दिन भर तेजी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में मुनाफा वसूली का सबब मार्केट ने दिखाया। आप कह सकते हैं शायद एक्सपायरी का कुछ इम्पैक्ट आया है। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों की एक्सपायरी जो आज हुई है। अनुज और मैं लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन गुरुवार सुबह सवेरे आपसे फिर मुलाकात होगी ताज़े आंकड़े, ताज़े क्यूज के साथ, तो तब आपसे जुड़ेंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।